अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। मेरा आपका साथ होगा 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। सबसे पहले आज की जो मोटिवेशनल स्टोरी है उस पर नज़र डालते हैं, वो क्या है और वो किस चीज़ के बारे में। तो आइए आज की कहानी को सुनते हैं कि वो क्या है। तो एक दूर दराज मुल्क में एक बादशाह जो था वो हुक्मरानी करता था और जिसका नाम उमर था। उमर बादशाह की रहमदिली, इंसाफ पसंदी, अखलाक और खुलूस की वजह से दूर दूर तक उनका नाम मशहूर था। उसके दरबार में हर वक्त लोगों की बड़ी तादाद जो थी वो अपने मसाइल लेकर आती थी। वो हर किसी की मदद करता था। एक दिन गांव में एक अजीब व गरीब मसला पेश आया। गांव के करीब एक किसान ने शिकायत की कि उसका एक बैल चोरी हो गया है। किसान बहुत परेशान था क्योंकि वो बैल उसके रोज़गार का वाहिद ज़रिया था। बादशाह उमर ने फ़ौरन हुक्म दिया कि चोर को पकड़कर उसके सामने पेश किया जाए। बादशाह के हुक्म पर सिपाहियों ने तलाश शुरू कर दी और कुछ ही दिनों में एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार करके दरबार में लाया गया। मुलजिम ने अपने ऊपर लगाए हुए इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की और बादशाह ने बड़ी दानिशमंदी से फ़ैसला किया कि वो ख़ुद इस मामले की तहकीकात करेंगे। उमर बादशाह ने कहा कि वो इस गांव के तमाम लोगों को दरबार में बुलाएंगे और ख़ास इम्तिहान लेंगे। सब लोग दरबार में जमा हो गए। बादशाह ने ऐलान किया कि हर शख्स अपने दिल पर हाथ रख ले और अल्लाह की कसम खाए कि वो बैल की चोरी के बारे में कुछ नहीं जानता। जब सब लोगों ने कसम खानी शुरू कर दी तो बादशाह ने देखा एक शख्स के चेहरे पर पसीना आ रहा था और वो काफ़ी बेचैन था। बादशाह ने उसे बुलाया और नरमी से पूछा कि तुम्हें किस बात का खौफ है, तुम क्यों जो है वो परेशान नज़र आ रहे हो। वो शख्स लरसते हुए बोला, बादशाह सलामत, मैंने बैल चोरी नहीं किया, लेकिन मैं जानता हूँ कि चोर कौन है। मैं चोर का नाम बताने से डरता हूँ क्योंकि वो मेरा दोस्त है। बादशाह ने कहा, हक़ की गवाही देना तुम्हारा फ़र्ज़ है और अल्लाह के सामने सच बोलने का बहुत ज़्यादा अजर है। उस शख्स ने आखिरकार चोर का नाम बता दिया। चोर को गिरफ्तार कर लिया गया। बैल किसान को वापस कर दिया गया और चोर को उसके जुर्म की सज़ा मिल गई। तो इस बात से हमें क्या सीख मिलती है कि हक़ की गवाही देना जो है ना और इंसाफ करना एक बहुत बड़ा अमल है। सच बोलने वाले और इंसाफ करने वालों को अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं। फिर चाहे अगर आपको सच बोलना पड़े और इंसाफ करना पड़े तो आपके अजीज़ व अकारिब हों, रिश्तेदार हों, घर वाले हों, बाप हो, बेटा हो, कोई भी रिश्ता हो, सबसे पहले जो है ना वो आपको सच और हक़ और इंसाफ का चाहिए। तो आज की कहानी से हमें सबक भी यही मिलता है और हमारे हुक्मरानों को भी, हमारे जितने अदलिया है, हमारी अदालतें, तमाम लोगों को इस चीज़ को देखना चाहिए कि अदल व इंसाफ जब तक नहीं होगा तब तक एक बैलेंस माशरे का क़याम मुमकिन नहीं होगा। वेलकम करते हैं अपने मेहमानों को शो में। आज किसी कहानी के साथ अशरफ खान साहब मेरे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे आज और खुर्शीद रहमानी भाई भी शो का हिस्सा होंगे। आप दोनों का अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शो। कैसे हैं आप दोनों? ज़बरदस्त। मौसम के हिसाब से मैंने तो कैसा कल मौसम एंजॉय किया। शबाई कैसा, कराची में कम बारिश हुई? कराची में कम बारिश हुई। हाँ, मतलब कि वो जहाँ पे देखें आप लोग की तरफ, जैसे आप जा रहे हैं हाईवे की तरफ, उधर दरख्त वगैरह बहुत हैं, तो अमूमी तौर पर कराची में जब बारिश के आती है तो ज़्यादातर अब गडाब साइड पे, हाईवे साइड पे, हाईवे पे एक बड़ी सोसाइटी है वहाँ पर, वहीं पे बारिश आती है। कराची में बादल आते आते जो है चेंज हो जाती है उसका मूड। अपने अमाल की माफ़ी मांगे, 10 दफ़ा कह चुकी हूँ, अल्लाह ये माफ़ करे हम सबको। इस तरह नहीं होगी माफ़ी। खुर्शीद भाई, मौसम का अच्छा है बड़ा? मौसम वैसे तो अच्छा है लेकिन हब्स सुना है ना आज कुछ हब्स बहुत है मौसम की वजह से। और जो घुटन की फ़िज़ा पूरे मुल्क में है, मुख्तलिफ जो है वो उसकी फ़िज़ाएँ हैं, घुटन की जो मुख्तलिफ फ़िज़ाएँ हैं। हाँ। जिस तरह आपने जो मौसम की बात की, इसी तरह आपने जो कहानी सुनाई और उसमें भी हक़ और सदाकत की जो बात की गई उसमें कि यजीद की हुकूमत थी और हुसैन हैं। हाँ। और हुसैन रहेंगे। सही बात है। और हर ज़माना मेरे हुसैन हक़ पर हैं, हक़ पर हैं और हर ज़माना मेरे हुसैन का है। ऐसे तो उसी पर एक आज छोटी सी मिसरे जल्दी ले आए। आपको एतबार नहीं होगा कि हम दोबारा बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। की नज़र करते हैं। अर्ज़ किया है, ए मुनकरी हैदर तेरे बारे में नहीं है। हाँ। ए मुनकरी हैदर तेरे बारे में नहीं है, वल्लस्र जो मोमिन है खसारे में नहीं है। वाह। हसनैन के सदक़े में अता कर तू तो मैं ले लूँ। हसनैन के सदक़े में अता कर तो मैं ले लूँ, वरना तेरी दुनिया मुझे वारे में नहीं है। मन मात अली हुब्बे अली मात शहीदा, मन मात अली हुब्बे अली मात शहीदा, लेकिन हर एक के दिल में सिपारे में नहीं है। जितना गमे शब्बीर में रोता हूँ मैं उतना, जितना गमे शब्बीर में रोता हूँ मैं उतना, पानी का तनासुब मेरे गारे में नहीं है। दुनिया है वो जन्नत गमे शब्बीर के बदले, दुनिया है वो जन्नत गमे शब्बीर के बदले, खालिक को तिजारत पे खसारे में नहीं है। दरिया की तरह रवा है दिल में उल्फत हैदर,
दरिया की तरह रवां है उल्फत हैदर, दरिया भी अब ऐसा है जो किनारे में नहीं है। आहा आहा, वाह भाई वाह वाह, बहुत खूब। अशरफ भाई मौसम ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर दिया क्योंकि गर्मी इतनी है ना, तो बहुत ज़बरदस्त वाला हुआ। मुहर्रम भी स्टार्ट हो गया है, तो वो उसकी उसी की मुनासबत से जो है उन्होंने जो है वो इस पर लिंक किया, वरना मौसम की मुनासबत से तो ये बड़ी रोमांटिक बहुत शायरियाँ लेकिन सुनाते हैं। आज आपने- इनके दिमाग में कुछ चल रहा था तो ये ले आए। आज हमारी दादी ने जो स्टोरी सुनाई है ना, हाँ। उस पर एक है कि आपने कहा कि सच बोलना चाहिए और हक का साथ देना चाहिए, तो उसको उसकी सज़ा मिली। लेकिन एक सवाल है ऑन स्क्रीन, ऐसी बोली याद आया मुझे, अभी हमारे यहाँ एक है, हमारा कार्ड जाता है रेलवे के लिए ना, जो हमारे रिपोर्टर साहब हैं, तो कुछ उनके लिए होता है तस्दीक करने के लिए, वो कहते हैं कि वो स्टैम्प पेपर लें। तो स्टैम्प पेपर मिलता कहाँ है, खुर्शीद भाई भी बताएंगे। यहाँ पे स्टैम्प पेपर अदालत और इन सब के बाहर ही मिल रहा होता है। अब आप सोचें कि 50 रुपये का स्टैम्प पेपर जिस अदालत के सामने 200 रुपये का बिक रहा है, तो वहाँ इंसाफ मिलेगा। बात सही है आपकी बिल्कुल। तो ये जो सिस्टम है ना हमारा, हम जैसे हमारी पुरानी जो मिसालें हैं और हक सच का साथ देने को, हमारा काम भी है कि कलम से हम हक का और सच का साथ दें। जैसे आवाम की आवाज़ हम बनते हैं, और सिर्फ कलम है, आवाम की जो चीज़ें हैं, आवाम के जो मुतालबे हैं, वो हम हुकूमत तक पहुँचाते हैं, लेकिन आवाम को वो चीज़ें नहीं मिल रही, यानी हक और सच का साथ कोई भी नहीं दे रहा। ऐसे ही सही बात कर रहे हैं आप। और उसकी पदाश में फिर इंसाफ मुख्तलिफ की सजाएं मिलती बालादस्ती हैं। जो नहीं है ना, इंसाफ जिसकी की वजह से बालादस्ती बहुत करते हैं हम। सारी खराबियां हमारे माशरे के अंदर हैं। अभी देखें ना कि हम ये कहते हैं स्ट्रीट क्राइम क्यों बढ़ रहा है, हमारे यहाँ चोरी की वारदातों में इजाफा हो रहा है, हमारे यहाँ ज़ख़ीरा अंदोज़ी में इजाफा हो रहा है, हमारे यहाँ वो क्या होता है जो ओवर प्राइस चीज़ें भेजते हैं उसको क्या बोलते हैं उर्दू में, मतलब वो मुनाफाखोरी कह लें, नाजायज़ मुनाफाखोरी मुनाफा। क्यों हो रहा है? क्योंकि अदल व इंसाफ का निज़ाम नहीं है और हर शख्स अपना जो रोल है वो हक के साथ, इंसाफ के साथ और ईमानदारी के साथ अदा नहीं कर रहा। अगर हो तो एक बैलेंस माशरे का क़याम क्यों नहीं मुमकिन है? तो ये असल वजह है कि हमारे यहाँ जो फ्लॉज नज़र आते हैं। अच्छा जी, बढ़ेंगे टॉप स्टोरीज की तरफ, के अभी और बातें करेंगे। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर है अशरफ खान साहब। OGDCL का तेल और गैस की मकामी पैदावार बढ़ाने का ऐलान, और आपको तो पता ही होगा, आपने ही दी होगी ये खबर, तो मैं लोगों को बता देती हूँ। तो जनाब इसके बारे में अशरफ भाई से डिटेल लेंगे। अच्छा जी, उसके अलावा कराची यूनिवर्सिटी के हवाले से भी और जो जामिया कराची में जितने पढ़ने वाले तलबा और तालिबात हैं उनके लिए भी आज एक अच्छी खबर है कि जो ट्रांसपोर्ट है उसमें इजाफा किया गया है। पॉइंट की जो बसेज़ हैं उसमें उनकी तादाद को बढ़ाया गया है। कोस्टर, सिक्योरिटी मोबाइल और फायर इंजन का इजाफा अब जो कराची यूनिवर्सिटी की शोबा ट्रांसपोर्ट है उसमें किया गया है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि पॉइंट्स की हालत को बेहतर किया जा सके और पॉइंट्स की तादाद में इजाफा किया जा सके, क्योंकि बहुत बड़ा तबका है जो कि पॉइंट्स में सफ़र करता है। इसके अलावा शेखुल जामिया कराची यूनिवर्सिटी डॉक्टर खालिद इराकी साहब ने कहा है कि तज़ीन और आराइश के साथ गाड़ियों का इफ्तिताह किया जाएगा। और जी गाड़ियाँ जो हैं वो साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान के ताउन से जो है वो जामिया कराची को अतिया की गई थी। तो ये कुल बसेज़ हैं, ये 10 बसेज़ हैं, मोबाइल वैन्स हैं, कोस्टर है, एक एम्बुलेंस सर्विस है और एक फ़ायर इंजन है जो कि जामिया कराची को फराहम की गई है। पहली खेप की मरम्मत और तज़ीन आराइश के बाद उन्हें शोबा ट्रांसपोर्ट का बाकायदा तौर पर हिस्सा बना दिया गया है। काश मेरे ज़माने में हो जाता। बहुत ख्वार हुए हैं और मैथ्स कॉम डिपार्टमेंट भी इतना दूर बना दिया था, पैदल चलते रहो। अच्छा जी, मुल्क भर में मुहर्रमुल हराम के दौरान फ़ौज तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। सिंध समेत मुल्क भर में मुहर्रमुल हराम के लिए फ़ौज तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है ताकि किसी किस्म का भी कोई सिक्योरिटी लैब्स ना नज़र आए। और हुकूमत ने मुहर्रम के जुलूसों के दौरान इंटरनेट, फ़ोन की बंदिश और जो पाबंदियाँ लगाने का है उसके हवाले से सूबों से मुशावरत का भी फ़ैसला किया है। तो जनाब हम देख रहे हैं कि मुहर्रमुल हराम के हवाले से अमन व अमान के मुतालिक इजलास हुआ और इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने उसकी सदारत की और ये फ़ैसला किया गया है कि मुहर्रमुल हराम के जुलूस, मजालिस की ड्रोन कवरेज पर पाबंदी होगी, जबकि इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन की बंदिश के हवाले से फ़ैसला अब कुछ दिनों में सामने आ जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा कल हमने खबर दी थी कि लियारी एक्सप्रेस वे के ऊपर जो है वो हैवी ट्रैफिक चलाने के मुतालिक और उसमें जो है ना उसकी मतलब उसके रूट्स की एक्सपेंशन और वहाँ से हैवी ट्रैफिक लगाया जाए। तो शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो जब कराची आए थे तो उन्होंने कहा था कि इसको 24 घंटे खोला जाए, जिस पर मुस्तफ़ा कवाल साहब ने जो है वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक रब्ता किया और लियारी एक्सप्रेस वे के हवाले से तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि जो लियारी एक्सप्रेस वे है उसका एक तो काम 90% में दौर निज़ामत भी मुकम्मल हुआ और दूसरी बात उन्होंने कहा कि इसलिए मैं जानता हूँ कि वहाँ पर जो हैवी व्हीकल है वो नहीं चल सकती, वो लाइट आमदोरफ़्त के लिए है
और इसी के लिए बनाया गया था। अगर हैवी ट्रैफिक चलाना है तो नॉर्दर्न बाईपास को बनाया गया था। इसकी तौसी करते हुए आप ये कर सकते हैं कि उसको डबल ट्रैक कर दिया जाए या उसमें इजाफा कर दिया जाए, लेकिन लियारी एक्सप्रेसवे को हैवी ट्रैफिक के लिए उन्होंने गैर मौजू और गैर मुनासिब करार दिया है। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ये फ़ोन करके वज़ीर आज़म साहब से बात की। वज़ीर आज़म से बिज़नेस कम्युनिटी ने भी मुलाकात की और किन किन लोगों ने मुलाकात की, क्या क्या चीज़ें सामने आई, अशरफ खान साहब से जानेंगे। लेकिन बहरहाल वज़ीर आज़म ने पोर्ट की हैंडलिंग पर कितना वक्त लग रहा है इसकी रिपोर्ट भी तलब की और उन्होंने कहा है कि जो साकिब फयाज़ मगू साहब हैं जो कि कायम मकाम सदर हैं FPCCI की, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को बंदरगाह पर हैंडलिंग में ताख़ीर और इजाफी पोर्ट चार्जेस के हवाले से उन्होंने आगाह किया और उनको वेव कराने की भी बात की है। इसके अलावा कि इलेक्ट्रिक का मालिक कौन है, इस हवाले से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कारोबारी शख्सियत शहरयार चिश्ती की मिल्कियत जो है वो सेज वेंचर कंपनी ने ये दावा किया है कि इलेक्ट्रिक की उसकी मिल्कियत है, उसने हासिल कर लिए हैं। तो इस हवाले से जो ख़त आया है उस पर भी हम बात करेंगे कि कितने % जो शेयर्स हैं, 66.11% जो इसके शेयर हैं, जो कि ख़त में ये चीज़ सामने आई है। अच्छा, एक और चीज़ हुई अभी कि हमने देखा कि जो नेटफ्लिक्स है OTT प्लेटफॉर्म बड़ा जो है ना उसको लोग पसंद करते हैं और एंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा सोर्स है। हर तरह की आपको जो है सीरीज़ हो, मूवीज़ हो, म्यूज़िक हो, आपके पास अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। तो क्या है कि अब आपके लिए जो तफरी है वो भी और थोड़ी सी महंगी हो गई है, तो उसके ऊपर भी टैक्स लग गया है और नेटफ्लिक्स पर फिल्में देखने पर भी मज़ीद टैक्स देना होगा। तो सेल्स टैक्स की मद में 3% जो है वो सेल्स टैक्स इसके ऊपर भी लगा दिया गया है और ये इजाफी टैक्स जो है वो सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने आयद किया है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे और हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद। सबसे पहले जो है ना OGDCL की हवाले से जो अच्छी खबर आई है वहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तेल और गैस की मकामी पैदावार बढ़ाने का ऐलान किया गया है। ये इसीलिए किया गया कि पिछले दिनों भी कुएं में से भी वहाँ हमने देखा था कि सिंध में 2 जगह से ज़खायर मिले थे और वहाँ पे माइनिंग हुई थी, तो उसी की वजह से हुआ है। नहीं, इसमें ये है कि OGDCL है उसकी अपनी जो कुएँ हैं पुराने, जिसमें हैदराबाद के करीब है ये, और वहाँ पे जो कुएँ हैं उसमें जो उसकी प्रोडक्शन है वो बढ़ाई है और इसको ले गए हैं 960 बैरल डेली पे, यौमिया पे। तो उससे ये कहा गया है कि OGDCL ने इसका ऐलान कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भी बताया और बताया कि इससे पाकिस्तान को सालाना दरामदी बिल में $3 करोड़ की बचत होगी। अच्छा। अब ये एक अच्छी खबर है क्योंकि अगर हम अपनी प्रोडक्शन साइड बढ़ा रहे हैं तो आप खबरें भी सुन रही हैं कि सऊदी अरब के साथ हमारा मतलब इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, रिफाइनरी लगने जा रही है और ये सारी, तो उसके लिए रिफाइनरी अगर लगेगी तो मुकामी अगर खाम तेल मिलेगा तो उसकी कॉस्ट भी कम होगी, उससे आवाम को भी फ़ायदा होगा। चले, यानी एक अच्छी चीज़ सामने आई है ओवरऑल। अब आप खुर्शीद भाई, अब ये जो ओवरऑल चीज़ें नज़र आ रही हैं, हम पहले भी बात करेंगे ज़खायर मिलते हैं लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है ना वो हमें आवाम तक मुंतकिल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर हो जाता है तो एक अच्छी चीज़ है। देखिए, ये जो बड़ी एक मज़ाक़ बात है कि जिस तरह OGDCL को ये तेल निकलने के ज़खायर मिले हैं, ये जो टैक्स कीमत में बात की जा रही है, मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी से तेल निकलेगा अब तो। अब तो नेटफ्लिक्स को भी जो है ना जी, ये टैक्स की हर किसी को टैक्स नेट में ला रहे हैं। ठीक है, टैक्स लगना चाहिए, टैक्स अदा करना चाहिए, हमें भी पाकिस्तान की मईशत को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन उस टैक्स की अदा करने की मद में आपको फैसिलिटेट भी तो करना चाहिए ना। गवर्नमेंट हर शहरी को कितना फैसिलिटेट कर रही है, कितना उसको अकोमोडेट कर रही है। क्या आपको यहाँ पानी मिल रहा है, साफ़ पानी, या आपको बुनियादी सेहत की सहूलियात मिल रही हैं? क्या आपके बच्चे जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं? क्या आपको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिल रहा है? क्या आपका सीवरेज का सिस्टम बहुत अच्छा है शहर का? तो मुझे बताया ये टैक्स अदा करने का की मद में हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, तो टैक्स क्यों अदा करें पाकिस्तानी, क्यों अदा करें वो शहरी पाकिस्तान की मोहब्बत में? ठीक है, पाकिस्तान की मोहब्बत में उसको टैक्स अदा करना है, उसके रिवॉर्ड में हमें कुछ नहीं मिल रहा है। उस पर जो आप मोहब्बत में करें ना करें, चाहे ना चाहे, वो तो आपसे छीन लिया जाता है। तो देना देना तो कोई भी नहीं चाह रहा, देना वेना मोहब्बत में कोई नहीं दे रहा है, लेकिन वो देने के बाद हमें रिवॉर्ड में कुछ नहीं मिल रहा है ना। सही बात। इस पर जो है वो आवाम इस पर सीख पाओ हमें कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है। कल तो सोशल मीडिया वॉरियर्स बहुत ज़्यादा परेशान थे जी, नेटफ्लिक्स पे जो टैक्स लगा है, तो अब उस पर भी हम मजीद बात करेंगे, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक। भाई, तफरी भी महंगी हो चुकी है। वेलकम बैक। तो तफरी भी आसान है, मॉर्निंग शो देख के एंटरटेन हो जाए बस। अब जो है ना और कोई तफरी नहीं है, कोई सीरीज़, कोई मूवी, कुछ नहीं देख सकते। अच्छा, क्या हुआ था, सिनेमा टिकट्स बहुत महंगे हुए उसके बाद, और फिर वहाँ पे अगर जाओ तो पॉपकॉर्न, नाचोज़, और आप जब कोई ड्रिंक ले लें तो आपका जो है ना टिकट से ज़्यादा तो इनका खर्चा, एंड देन फिर 3, साढ़े 3, 4 घंटे आप बैठे हैं, 2-4 लोग फैमिली के चले जाएँ तो एक बहुत ज़्यादा जो है ना आपका एक्सपेंस हो जाता है। तो जब से ये इस तरह की एप्लीकेशन आई थी तो बड़ा लोगों ने पॉपुलर हुआ, पसंद किया, उस पर भी पाकिस्तान में टैक्स लग गया है।
बस जी जी तो ये मतलब ये जो प्लान हुआ है कि इस पे तो ऑलरेडी वफाक का भी टैक्स है, लेकिन सिंध जो गवर्नमेंट SRB है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड, उसने भी क्योंकि टैक्स कलेक्शन करना है तो उन्होंने जो है खिदमत पर सेल टैक्स, यानी जो आप डाउनलोडिंग कर रहे हैं तो इंटरनेट पर ऑलरेडी टैक्स था तो उसकी डाउनलोडिंग पे भी टैक्स लग दिया, 3% फिक्स टैक्स कर दिया। और सबसे अहम बात ये किया है कि जो भी आप फीस जाके, क्योंकि नेटफ्लिक्स की बात कर रहे हैं हम एंटरटेनमेंट की, अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं, कोई सीरीज़ देख रहे हैं तो वो डाउनलोड कर रहे हैं, जब वो स्ट्रीमिंग होगी तो उसके बाद उसकी मंथली फ़ीस होती है, 250 से शुरू होती है 1100 तक की, अलग अलग उसके वो फॉर्मेट है। तो वो आप देते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के ज़रिए बैंकिंग के। जब आप वो फ़ीस जमा करेंगे तो इसमें एक नई चीज़ हुई है कि वो SRB ने कहा है कि वो बैंक जो है कलेक्टिंग एजेंट बना दिए, कलेक्ट करके वो टैक्स सिंध रेवेन्यू बोर्ड के जो यानी सिंध हुकूमत के कौमी ख़जाने में जमा कराएंगे। अब मसला ये है कि सबसे बड़ा कि वो बैंक्स क्यों कर बनेंगे विद होल्डिंग एजेंट, यानी कि आपकी टैक्स है मैं जमा करूँगा। और ये एक नई चीज़ आई है, अब देखना ये है कि कैसे इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि मुल्क भर में देखा जाए नेटफ्लिक्स के लाखों 3 लाख के करीब जो है सार्फिन है जो उनकी वेबसाइट पे आ रहा है, उनकी अलग अलग कैटेगरी है लोग जो देखते हैं। इसके अलावा नेटफ्लिक्स के और सारे भी लिंक हैं। आप अगर टारगेट कर रहे हो नेटफ्लिक्स के सिर्फ सॉफ्टवेयर को, तो इसके अलावा भी अगर हम देखें, अभी हम बात कर रहे थे बहुत सारी जो प्राइम है और दीगर जो ना और हमारे पास हाँ, तो उसमें ये है कि अभी इन्होंने नेटफ्लिक्स को किया है, इसके बाद अगले स्टेप पे जाएंगे क्योंकि वो सारी जो पेमेंट है ऑनलाइन हो रही होती है। अच्छा, ऑनलाइन पेमेंट अगर आप कार्ड से करेंगे तो 4% और एक्स्ट्रा चार्जेस आपको ये तो वफाक का है। जैसे मैं बताऊं यहाँ पे 3 पैसा तो आवाम के पास से कटेगा ना, आवाम के पास पैसा बहुत है। इसमें भी नॉन फाइलर है, नॉन फाइलर सार्फिन पे जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन पे 5% जो है वफाक ने एडवांस टैक्स पहले ही लगाया हुआ है। नेटफ्लिक्स के कार्ड पे जो अदायगी करते हैं उस पर 4% जो है ट्रांजेक्शन चार्जेस लगी हुई है और उसके साथ अब 3% ये लग गई है। अब अगर यानी आप घर में बैठ के इंटरटेनमेंट बाहर नहीं जाना चाह रहे हैं, सिक्योरिटी खदशात हैं आपको, आप घर बैठ के अगर इंटरटेनमेंट देखना चाह रहे हैं तो उस पर भी आपको 14-15% जो है मुख्तलिफ भाई सिक्योरिटी खदशात तो दूर रह गए थे, जेब का खदशा बड़ा बढ़ गया था सिनेमा जा जाके मूवीज़ देख रहे। मैं बता तो नहीं, लोगों ने जाना इसीलिए छोड़ा कि जी हर चीज़ महंगी हो गई थी। दूसरी इसकी वजह ये टिकट के साथ साथ बाकी सारे जो वो हैं, आप पॉपकॉर्न्स कितने महंगे हैं आराम से। दूसरी वजह ये है कि जो ये प्राइवेट वेबसाइट जो जिनकी बढ़ोतरी हुई है इन चंद एक सालों में, उसकी एक वजह ये भी है कि हमारा पाकिस्तान का जो सिनेमा है वो कोई प्रोडक्टिव चीज़ पेश नहीं कर पा रहा था, कि जिसकी वजह से लोग जो है वो इन प्राइवेट वेबसाइट्स जाने की वजह से सिनेमा जाएँ। सिनेमा में हमारी वही लगी बंदी फिल्में, जो उस तरह की फिल्में पेश की जा रही हैं और जो अब लोग देखना नहीं चाहते, और उन ना देखने की वजह से इन प्राइवेट वेबसाइट्स के ऊपर जो फ़्लो है वो बढ़ गया है। और जब फ़्लो बढ़ा है तो ऑटोमेटिकली फिर वो टैक्स उनको बढ़ाना पड़ गया इसके ऊपर। अब ज़ाहिर जितने कंज्यूमर होंगे, जितने उसको देखने वाले होंगे, उस हिसाब से फिर जो है वो टैक्स के मामला और उसका रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है। हमारी पाकिस्तान की सिनेमा इंडस्ट्री जो है वो ज़वाल पजीर है, नए सिनेमा नहीं बन रहे, और जो नए सिनेमा बन चुके हैं उनमें वो उस तरह से कोई इंटरेक्टिव कोई पुराने वालों में अब तो कोई जाने को इतना ज़्यादा, और पुराने तो कितने मुनज़्ज़म हो गए, ख़त्म हो गए, उन्होंने बिल्डिंग तो बना ली, उसमें फ्लैट्स बना लिए, सब कुछ कर लिए। नए सिनेमा के अंदर वो अच्छी कोई फिल्में ना हम बना रहे और ना हम वहाँ पे पेश की जा रही हैं। वो मजबूरन जो है वो चंद साल पहले भी हमें जो है वो हॉलीवुड की और बॉलीवुड की फिल्में वहाँ पर लगाना पड़ी। तो हम पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है, एक तो वो उसको बेहतर होना चाहिए, अगर वो बेहतर हो तो हमारे लोग जो है उस पर शिफ्ट नहीं होंगे। इस तरह बहुत सारी अभी चंद एक हफ्ते पहले जो है एक भारत की एक फिल्म आ रही थी, उसका पाकिस्तानियों को बड़ा शिद्दत से इंतज़ार था कि वो उसके ट्रेलर देख देख के यूट्यूब पे उसके सब्सक्राइबर भी बढ़ गए, उसकी रेटिंग भी बढ़ गई। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हमारे पास नहीं बन पा रही, जिसकी वजह से ये जो छोटी छोटी वेबसाइट्स हैं इनके ऊपर फ्लो बढ़ता बढ़ता ये इनकी हाइप बहुत क्रिएट हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हम अभी तक हमारे जो अपनी प्रोडक्शन है वो नेटफ्लिक्स की हम नहीं कर रहे हैं, वरना इंडिया को आप देख लें, बाकी स्पेनिश सीरीज़ आप देखें, कोरियन सीरीज़ हैं, चाइनीज़ हैं, हर तरह का कंटेंट जो है आपको नेटफ्लिक्स पर नज़र आ रहा है। लेकिन पाकिस्तानी कंटेंट अभी तक जो है ना वो उनके मुआहदे नहीं हुआ, उस पर सारे बैरियर्स, और हम उस तरह की, हालांकि काम हो रहा है, ऐसा नहीं है पाकिस्तान में अच्छा काम नहीं हो रहा। अगर मैं उठाकर देख रही हूँ अब हमारी जो मूवीज़, तो खैर मैं पाकिस्तानी नहीं देखी, मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर मैं ड्रामा इंडस्ट्री की बात करूँ तो उसमें बहुत बड़ा एक शिफ्ट नज़र आ रहा है। कुछ हमारे यहाँ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, कुछ प्रोडक्शन हाउसेज ऐसे हैं जिनकी सिनेमाटोग्राफी जो है या स्टोरी टेलिंग जो है या वो जो नेटफ्लिक्स के फॉर्मेट पे चीज़ें बना रहे हैं और हमारे टीवी चैनल्स पे चल भी रही हैं, पसंद भी हो रही हैं। तो ऐसा नहीं कि हम कर नहीं सक रहे, लेकिन अभी तक नेटफ्लिक्स से हमारे हुआ नहीं है। नहीं, आप चाह रही हैं कि उनके ऊपर भी टैक्स लग जाए। ये है कि अगर मैं बताऊँ, ड्रामा हमारे फिल्म इंडस्ट्री नहीं, ड्रामा इंडस्ट्री बहुत ज़बरदस्त बूम कर रही है पाकिस्तान की,
और अगर आप देखें आजकल जो ड्रामे चले तो मैं उनके जाके व्यूज़ देखता हूँ तो मैं हैरान हो जाता हूँ। आप यकीन करें कुछ ड्रामे अभी जो टॉप पे चले मुख्तलिफ हमारे चैनल्स के जो एंटरटेनमेंट के, ये रद है उसका देखा मिलियंस में उसके व्यूवर आते हैं जो यूट्यूब पे यानी कि टीवी पे चलने के बाद यूट्यूब पे अपलोड होते हैं मिलियंस में। भाई उसका प्रीमियर होता है, उन ड्रामास का प्रीमियर होता है कि 35 मिनट बाद अपलोड हो रहा है, 2 मिनट्स रह गए और हैं। उसके भी देख रहे होते हैं लोग। उसके अलावा और भी चीज़ें। और लेकिन पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री अगर हम देखें तो यूट्यूब पे जब अपलोड होती है तो उसकी व्यूवरशिप आप यकीन करें पूरे एशिया, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है। यानी कि अगर आबादी के तो वो एक वो है कंसर्न। मैंने उनको एक ईमेल भी की है अभी यहाँ पे SRB को कि क्या जैसे कि आपने नेटफ्लिक्स पे लगाया है तो ड्रामा इंडस्ट्री भी सर्विसेज दे रही हैं जिसके ऊपर ड्रामा बनता है और आपका एक एंटरटेनमेंट जो इंडस्ट्री वो बना के फिर फॉलो करती है, क्या उस पर भी टैक्स लग रहा है? अभी तक जवाब नहीं आया तो लग रहा है मुझे उस पर भी लग जाएगा। अच्छा, अभी आप लोगों ने बात की ना कि हम जो कंटेंट बना रहे हैं और ये जो ड्रामास हमारे बन रहे हैं वो तो खैर शुरू से ही बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते थे ना। PTV के दौर के ड्रामा से हम देख रहे हैं कि वो इंडिया में खासे मकबूल होते थे। फिर अगर अभी हम पिछले थोड़ा पीछे चले जाएं कुछ सालों पहले तो हम सफ़र वगैरह जो ड्रामा था वो इंडिया में बहुत ज़्यादा उसकी स्क्रीनिंग हुई, वो सिनेमाज में लगाए गए और लोगों ने भाई कोई देखा है वो ड्रामा, बहुत पसंद किया। उसके बाद क्या हुआ, फिर और ज़्यादा ड्रामे गए और हमने टर्किश कंटेंट लेके चलाया, इस तरह उन्होंने हमारा कंटेंट बार्टर में लेके और वहाँ पे कुछ चैनल्स में हमारा चला भी और अभी तक भी कुछ ड्रामा चलते हैं। अच्छा, एक और चीज़ क्या हुई है कि जैसे हम ये प्लेटफॉर्म्स की बात करें ना, अभी मैंने देखा कि यूट्यूब पर उनका हमारी कोलैबोरेशन को जी जो TV नेटवर्क है उसके साथ भी चल रहा है और पाकिस्तान के जो प्राइवेट प्रोडक्शन के ड्रामाज हैं यानी जो खालिस उसी के लिए बन रहे हैं वो उनके साथ कोलैबोरेशन में वो बना रहे हैं और वो वहाँ पे उनके पास चल रहे हैं। और वो खैर जाहिर सी बात है अब तो हर चीज़ यूट्यूब पे भी आ जाती है तो उनके TV चैनल्स पे भी वो चल रहे हैं और हमारे यहाँ भी वो चल रहे हैं, जिनमें अब्दुल्लापुर का देवदास एक मैंने देखा वो उसी का था। एक और ये आपने उस दिन जिक्र किया था ना मिस्टर शमीम वाला जो ड्रामा आया था, ख़त्म हो गया वो, तो वो भी उसी का प्रोजेक्ट है, वो जी का प्रोजेक्ट, जी के लिए पाकिस्तान में यहाँ पे बन रही है, सब कुछ यहीं पे हो रहा है। नहीं मगर अभी जैसे वो देखिए ग्रीन चैनल बहुत तेजी, एक जेंटलमैन आ रहा है, बहुत तेजी से जा रहा है और उसकी भी व्यूवरशिप बहुत हाई है। यानी कि जो हमारे एंटरटेनमेंट के बड़े नाम है चैनल्स के, तो उसके साथ अब ये ग्रीन चैनल जो आ रहा है उसमें ये जेंटलमैन और क्योंकि कराची की बातें और कराची व्यूवरशिप देखें आपके बहुत बड़ी व्यूवरशिप है और जब कराची व्यूवरशिप आती है तो वो फिर इंटरनेशनली चली जाती है और उसकी जो व्यूवरशिप आ रही है असल में मुझे अभी मैंने उसको पूरा देखा नहीं, एक आधा एपिसोड देखा था, उसमें उन्होंने इलाके वगैरह चीज़ें स्टाइल वगैरह उस तरह का दिखाया है ना कि वो ज़रा कॉमन पीपल रिलेट कर रहा है, मज़ा आ रहा है। और फिर वही वाली बात कि स्टार कास्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है उसमें, अदनान सिद्दीकी, हुमायूं से, तो ये सारी कास्ट है, यमुना ज़ैदी, इन सभी लोगों के इतने फॉलोअर्स हैं, इतना पसंद करते हैं। उनको एक और प्रोजेक्ट आ रहा है वो उसका फहद मुस्तफ़ा बहुत अरसे के बाद आए तो उसमें लोगों ने, मैंने देखा कि वो टीजर्स आ रहे हैं और बहुत पसंद कर रहे हैं। बहरहाल KDH बंद करते हैं और वापस आ जाते हैं अपने शो के ऊपर। तो बहरहाल एंटरटेनमेंट को तो हम ढूंढ ही रहे हैं, हमारे यहाँ वैसे वाकई मौके कम हैं, तो अब ये नेटफ्लिक्स को भी बेटा ज़रा संभाल के इस्तेमाल। कितना पैसे हो जाएंगे अगर फॉर एग्जाम्पल 250 रुपये 300 रुपये वाली जो सब्सक्रिप्शन ले रहा था बंदा, तो वो अब कितना % बढ़ जाएगा उसके ऊपर 3 पीस? देखिए फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी है, देखिए आप थोड़े से तो हैं लेकिन आप 4% आपका हर बंदा कार्ड से ही चार्ज करा रहा होता है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी, ट्रांजैक्शन चार्जेस 4%, फिर 4%, 5% आपका वफाक का टैक्स, फिर 3% और नॉन फाइलर हो तो 5%, फिर 5% नॉन फाइलर भी है इसमें। और ये सारी चीज़ें लगाने के बाद कोई चीज़ आप ले रही 1000 रुपये की है तो उसके ऊपर 150 रुपये टैक्स दे रहे हैं, उसके ऊपर इजाफी टैक्स दे रहे हैं, तो इजाफी कहेंगे ना, मतलब आप इंटरटेनमेंट लगा रहे हैं तो उससे आप यानी कि वो अनरजिस्टर्ड हो जाएगा। फिर वो कहेगा कि भाई 3rd से रजिस्टर्ड कराओ जिसने लिया हुआ है, क्योंकि नेटफ्लिक्स का भी ऑप्शन होता है 3 या 4 यूज़र, 1 यूज़र का भी है, 3 यूज़र का भी है, 4 यूज़र का भी है। जब आप मंथली सब्सक्राइब कराते हैं तो वो 250, 800, 1100, फिर 1500 प्रीमियम जो ये सारे होते हैं। TV पे उसका ना वो बाहर से आप तो करा लो, लेकिन TV पे ना वो बार बार वो मांगता है, वो बंदा मौजूद होना चाहिए, तो कोड मांगता है, कुछ इस तरह का चक्कर चल रहा है क्योंकि हमारे पास बाहर से हुआ था। उनको भी पता चल गया तो उन्होंने कहा बेटा बस करो मुफ्ता इस्तेमाल करना, अब इसको जाए बंद करो और अपनी सब्सक्रिप्शन लो। अच्छा जी, तो अब अगली खबर हमारे पास ये है कि मुहर्रमुल हराम के हवाले से जो सिंध भर है उसमें फ़ौज तैनात करने का हुक्म दे दिया गया है। तो खुर्शीद भाई, ओवरऑल सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जुलूस भी मैनेज करना होता है, सिक्योरिटी की सूरत हाल, तो आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले? देखें, ये जो फैसला है, फैसला गुजारा, ये बहुत सारे कंसर्न लोग इसमें बैठ के ये फैसला करते हैं और उन हालात व वाक़यात का जायज़ा लेते हैं जो माजी में गुजर चुके हैं और कुछ रिपोर्ट्स और कुछ फैक्ट्स एंड फिगर उनको जो हमारे
कानून नाफिज करने वाले इदारे होते हैं वो उनको दे रहे होते हैं। इस इजलास के अंदर बहुत सारी चीज़ें उनका बगौर जायज़ा लिया जाता है, जिसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और फिर कुछ थ्रेड्स होती हैं जो पब्लिकली अनाउंस नहीं की जाती, लेकिन उनको हमारे जो खुफिया इदारे होते हैं उनके पास इस चीज़ की मालूमात होती है कि कब क्या होने जा रहा है, कि ये एक मुमकिन इत्तलात होती हैं। तो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस इजलास में फ़ैसला किया गया कि भाई जो सिक्योरिटी जो मुहर्रम हराम होगा 9 और 10 मुहर्रम होगा, उसमें जो है वो फ़ौज जो है वो तैनात की जाएगी। तो ये इसका मतलब ये है कि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा सूरत-ए-हाल कोई अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से फ़ौज तैनात का फ़ैसला किया गया। अच्छा फ़ैसला है, क्योंकि कोई अल्लाह ना करे नाखुशगवार वाक़े पेश हो जिसमें इंसानी जानों का ज़िया हो। कुछ दिनों पहले ही कराची में एक वाक़या हुआ जिसमें जो है वो CTD के जो एक आला अफसर जो है वो उनको जो है वो निशाना बनाएगा, उनको शहीद कर दिया गया। तो मैं समझता हूँ इस तरह की कोई और वाक़या ना पेश आए जिसमें इंसानी जान भी ज़ाया हो, क्योंकि जब जुलूस निकलते हैं तो एक बहुत बड़ी तादाद होती है, हज़ारों की तादाद में लोग निकलते हैं, एक अक़ीदत और एहतराम का रिश्ता है, तो उस सूरत में वो निकलते हैं। अगर वहाँ कोई किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आए तो मैं समझता हूँ ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या होता है। तो उस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए उसके मुमकिन ख़दशात को पेश नज़र रखते हुए ये फ़ैसला किया गया है कि भाई फ़ौज को जो है वो तैनात किया जाए। मैं समझता हूँ ये फ़ैसला ठीक है, मुल्क की मफाद के अंदर है और अमन-ओ-अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए जो मुमकिन इक़दाम हो सकते हैं वो किए जाने चाहिए, वो किए हैं। अच्छा, एक बड़ी बहस चल रही थी पिछले दिनों भी, कहा गया था कि ट्विटर तो एक्स हो गया है, इसके अलावा आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब पे भी पाबंदी लगा दी जाएगी, लेकिन वो फैसला वफाक ने वापस ले लिया था। अब इस हवाले से मुशावरत हो रही है कि मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद की जाए और जो इंटरनेट है वो बंद किया जाए। तो ये अब सूबों के साथ जो है वो इसको डिसाइड किया जाएगा। तो आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं कि बंद करना चाहिए, नहीं करें, क्या होता है ओवरऑल, क्योंकि इकनॉमी पे भी तो इसका इम्पैक्ट आता है ना, मोबाइल फ़ोन वगैरह। जी वो तो आता है, लेकिन हम देखें, हम जब भी ऐसे फैसले करते हैं, कोई अहम त्यौहार होता है या उस पर, और इसको हम रीजन के हिसाब से देखते हैं कि हमारे रीजन में अभी क्या सूरत हाल है। अफ़गानिस्तान वाला इशू देखें आप, रिसेंट जो अभी पाकिस्तान पे जो बहुत सारी कार्रवाइयाँ हुई हैं और दहशतगर्द पकड़े गए, जो प्लानिंग के हिसाब से हमेशा अगर देखा जाए कि 9-10 मुहर्रम के बड़े बड़े वाक़यात 9-10 मुहर्रम और मुहर्रम के दौरान हुए हैं, तो उसमें ख़ास तौर से सिक्योरिटी के लिए 8-9-10 को मोबाइल और इंटरनेट सर्विस जहाँ जिस इलाके से जुलूस जा रहा होता है वहाँ पे वो बंद कर देते हैं। अब उसमें ये होता है क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे जब भी मतलब कि जब याद आती है चीज़ें तो वो उन्होंने रिमोट डिवाइस किया है, मोबाइल से उसको ब्लास्ट करते हैं, तो उससे ये होता है इंटरनेट सर्विस या जैमर लगा हुआ होगा तो वो चलेगा नहीं, एक ही वो मिल जाता है एज। इसके बाद जो यहाँ पे है कि ख़ास तौर से कंपनीज को यकीनी तौर पे, क्योंकि ये तो बंदी करनी, जैसे इलेक्शन में हुआ था आपके सामने, उसमें भी खदशात थे सिक्योरिटी के, और यहाँ पे अभी भी है, क्योंकि अभी जो जैसे कि रहमानी साहब ने बताया अभी कि हालिया अभी हमारे CTD के जो सीनियर पुलिस ऑफिसर थे उनको अटैक करके उनको शहीद किया गया है। तो ये लिंक्स होते हैं, इतना बड़ा जब मुहर्रम का एक आ रहा है और उसमें सिक्योरिटी के खदशात भी हैं, उसके बाद अगर आपके सिक्योरिटी के हाई एहलकार को शहीद कर दिया जाए तो फिर कंसर्न्स हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो अशरफ खान साहब, वज़ीर आज़म से बिज़नेस कम्युनिटी ने मुलाकात की है, तो क्या हुआ इस मुलाकात में और क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे जो कि सामने रखे, और फिर वज़ीर आज़म साहब का क्या रिएक्शन था उसमें? जी, इतवार को वज़ीर आज़म आए थे कराची और अचानक दौरा हुआ था जिसमें यहाँ पे KPT को खोला गया था। उसके जो पोर्ट के जो इशू हैं, क्योंकि बिज़नेस कम्युनिटी हमेशा उनसे शिकायत करती थी, वो खुद पहुँच गए, तो KPT पोर्ट कासिम ने ब्रीफिंग दी, फिर उसके बाद बिज़नेस कम्युनिटी से मिले, जिसमें फेडरेशन हाउस के कायम मुकाम सदर हैं साकिब फैयाज़ मकबूल से कलम जाके मिले, क्योंकि वहाँ से तो मीडिया से PTV था। हमने कहा क्या अंदर की बातें हैं, अंदर की बातें पूछी, तो उन्होंने कहा कि भाई हमने तो वहाँ पे बैठ के वज़ीर आज़म को सब जो बोला, तो वज़ीर आज़म भी हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि एक पोर्ट आता है तो मईशत चलती जो है किससे, पोर्ट एक्टिविटी तिजारत से, तो जो हम इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं सारा माल 2 पोर्ट्स हैं हमारे, KPT और पोर्ट कासिम, वहीं से आपके आना जाना जो है कंटेनर्स का होता है। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो इंटरनेशनल चार्जेस डॉलर में सब लग जाते हैं, लेकिन सर्विस लेने जाओ तो मिलता नहीं। उन्होंने कहा, तो वो हैरान हो गए, उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा भाई जुमे को शिपिंग लाइन जो है 12 बजे जो है वो बंद कर देते हैं काम, फिर हफ्ता इतवार बंद रहता है। कोई अगर कंटेनर जुमे को लगता है और जुमे को वीकेंड पे सबसे ज़्यादा कंटेनर से शिप्स आती हैं, तो वो 3 दिन खड़ा रहता है। अब 3 दिन जब खड़ा रहता है तो उस पर डैमरेज चार्जेस और पोर्ट चार्जेस लगते हैं,
वो आवाम पे आते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे पूछा, जो उन्होंने सब कहानी हमें जो पूरी जो वहाँ पे हुई थी उन्होंने बताई। तो वज़ीर-ए-आज़म ने उनसे दोनों पोर्ट के जो सरबराह या चेयरमैन ने उनसे कहा कि ब्रीफिंग दो, ऐसी क्या सूरत हाल है। अभी एक अच्छी चीज़ होने जा रही है, वज़ीर-ए-आज़म ने खुद मदाखलत की, इनटेक की लिया है और तिजारत के जो फोकस किया है, जो इशूज़ हैं उनको हल करने का कहा है। इसके साथ ही पोर्ट पे जो जारी इक़दामात हैं, यानी कि ट्रेड को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए जो मसाइल और रुकावट है उनको कहा है कि यकीन दहानी कराइए, उसको जल्दी हल किया जाए। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा है कि इंडस्ट्री को 10 रुपए से ज़ायद जो है वो फी यूनिट रिलीफ का भी ऐलान किया गया। ये सब यहीं पर होगा या ओवरऑल नहीं, पूरे मुल्क की इंडस्ट्री है उसके बजट के बाद एक बड़ा ऐलान हुआ था, उस पर भी शिकवा किया है बिजनेस कम्युनिटी ने, बड़ा शिकवा ये किया है। और वो भी उस पर भी उन्होंने पूछा, अपने जो बताया उन्होंने साकिब फैयाज मग्गू कायम मुकाम सदर ने कहा कि भाई वज़ीर-ए-आज़म को ये बताया कि आपने ऐलान किया कि तकरीबन 10 रुपये 70 पैसे फी यूनिट इंडस्ट्री के लिए सस्ता करने का मराद देने का आपने ऐलान किया था, आपने ऐलान कर दिया। लेकिन सबसे अहम बात कि उस ऐलान के बाद नोटिफिकेशन नेपरा ने जारी नहीं किया, लेकिन 2 नोटिफिकेशन आ गए हैं, 5 रुपये और 5 रुपये 40 पैसे बेस टैरिफ बढ़ा दिया है। तो अब वो जो आपने जो कमी की थी वो ये 2 बेस टैरिफ आ गया, लेकिन आपका नोटिस जो है वो जारी नहीं हुआ। तो उन्होंने उस पर भी कहा कि वो सवाल उठाया, उन्होंने कहा मैंने ऐलान किया था, क्या नोटिस जारी नहीं हुआ है। अब उन्होंने यही, इसका मतलब अब आजकल में वो भी जारी हो जाएगा। ठीक। अच्छा जी, एक और खबर ये भी खुर्शीद भाई कि जामिया कराची में जो है ना वो बसेस का इजाफा किया गया, एम्बुलेंस भी होगी, सिक्योरिटी मोबाइल भी होगी, फायर इंजन भी होगा। सबसे अच्छी बात है कोस्टर जो है ना वो चलाई जाएगी, शटल बेस्ड होगी। तो बड़ा मसला होता था ये सिल्वर जुबली से पैदल चलना, और मेरा दुख है मैस कम्युनिकेशन और UBIT वाले बेचारे भाग रहे होते थे शटल ना होने के। एक पॉइंट जाता था सुबह, तो अगर वो आपका मिस हो गया 8 बजे वाला, तो आप उसके बाद पैदल ही जाएंगे अखबार होते हुए। अच्छा है, कम अज़ कम आपको अच्छा फैसला है। और वहाँ के तालिब इल्मों का बड़ा देरीना मुतालबा था कि पॉइंट्स की तादाद भी बढ़ाई जाए, कोस्टर्स भी बढ़ाए जाए। उसके अलावा जो शटल सर्विस चलती थी पहले एक, तो अब उसकी तादाद को बढ़ाया जाए। ये बड़ा अच्छा खुशाइन फ़ैसला है। और बड़ी जो तालिब इल्म है वहाँ के तलबा और तालिबात, वो उसको कदर की निगाह से देख रहे हैं। क्या ये फ़ैसला पहले हो जाना चाहिए था जो बाद में हुआ है, और इस फैसले को वो खुशाइन करार दे रहे हैं। और वो खुश हैं इस फैसले से कि गर्मी की शिद्दत भी है, और फिर अगर सर्दी में भी हो तो तालिब इल्मों को बर वक्त अगर ट्रांसपोर्ट मिल जाएगी तो वो अपनी क्लासेस में बर वक्त पहुँच जाएंगे। खस्ता हाल थे कि उनको जो है ना रिन्यू करने की ज़रूरत भी थी पॉइंट्स वगैरह को, इन सब चीज़ों को। ऐसी है, तो बड़ा अच्छा फैसला है। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें, अच्छा वो और ज़्यादा इजाफा होना चाहिए और ज़्यादा, क्योंकि मैंने देखा है और मैंने देखा गया भाई, मैंने सफ़र किया उन पॉइंट्स में, तो जिस तरह सफ़र दोनों तरह से किया, दरवाज़ों में लटक के हुए जाना पड़ता था और वापस आना पड़ता था, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं वो पॉइंट्स में एक तो वक्त पे पहुँचा देता है, और जो है वो आपको पैसे कम लगते हैं। तो सारे स्टूडेंट्स चाह रहे होते हैं कि भाई पॉइंट से सफ़र करें कि वो इलाके में पहुँच भी जाएगा और आप सेफ़ भी होते हैं उसमें। तो बहरहाल एक अच्छी चीज़ है और इजाफा होना चाहिए। माल के हाल पर नज़र डालते हैं, आज करेंसी रेट्स क्या हैं। तो कैनेडियन डॉलर बड़ा बढ़ रहा है अशरफ भाई, क्या वजह है? 205.25 पे पहुंच गया है। 297.75 यूरो नीचे आ रहा है, कैनेडियन डॉलर बढ़ रहा है, क्यों? जल्दी से बता दें जी। यहाँ पे इंटरनेशनल डिमांड और इंटरनेशनल में कैनेडियन डॉलर की प्राइस बढ़ी अगेंस्ट डॉलर, तो हमारा जो पाकिस्तान में भी उस पर असर, डॉलर प्राइस भी बढ़ गई है, 280.65 पे पहुंच गया। सऊदी रियाल की प्राइस भी बढ़ गई, 74.3 पे जो है वो इस वक्त सऊदी रियाल पहुंच चुका है। और सारी ही करेंसी के रेट्स हम देख रहे हैं कि थोड़े से ऊपर पहुंच चुके हैं। और आज तो ऐसा लग रहा है कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क में जो है वो बर्थडेज़ की बहार है। अगर आप भी अपने बच्चों को और अपने प्यारों को बर्थडे विश करवाना चाहते हैं तो आप हमें अपनी उनकी तस्वीर भेजिए और उनका नाम बताइए, और हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, हम सब उनको विश करेंगे। थैंक यू सो मच खुर्शीद भाई, आपका शुक्रिया। अर्शद भाई आपका शुक्रिया। हम यहाँ पे वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे अपने अगले सेगमेंट में। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब अब हम बात करेंगे कि हम कहते हैं ना कि अभी आम का सीज़न था, हमने आम के ऊपर शो किया और आपको बताया कि आम के कितने सारे फ़वाइद हैं। लेकिन आम जो फलों का बादशाह आ जाता है तो ऐसा नहीं है कि बाद में और जो साथ साथ फल आ रहे हैं उनकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि आम के सीज़न में ज़्यादातर लोग प्रेफर यही करते हैं यार आम ही खाना है। तो अभी इस वक्त जो फल मौजूद हैं, साथ साथ हम देख रहे हैं कि वो आलूचा आ रहा है, जामुन आ रहा है और चेरी आ रही है। तीनों ऑलमोस्ट एक ही फैमिली कलर से लग रहे होते हैं और उनका रंग भी एक तरह से होता है। तो क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और फ़वाइद भी एक जैसे हैं? उनको खाने के क्या फ़वाइद हैं, अलग अलग क्या ख़ुसूसियात हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। और उनको खाने से की कितनी अफादियत है और क्यों खाना चाहिए, इस पर बात होगी। हकीम शाह नज़ीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं शाह साहब? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत कैसी है आपकी? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है। ऑल गुड, ज़बरदस्त। तो जी चेरी भी आ गई है, जामुन भी, आलूचा भी आ गया है, तो इनके फ़वाइद क्या हैं? आप सब आम पे तोड़ रहे होते हैं ना? इनके साथ काला अंगूर भी आ गया। ओह यस। जी जी। और देखें ये सारी चीज़ें जो हैं, आप जितने भी फल उठाएं
सब के अंदर आपको कैल्शियम, विटामिन सी मिलेगी और साथ में आयरन मिलेगा आपको। और इस वक्त जो जामुन आए हुए हैं ये आपके लिए इसलिए बहुत बेहतर है कि एक तो इसमें सीरम इंसुलिन की मिकदार बहुत पाई जाती है, दूसरा ये ब्लड प्योरीफाई भी है, खून भी साफ़ करती है, पेट को भी साफ़ करती है, हाजमे के निज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। और गर्मी दाने जो निकल रहे हैं आप लोगों को, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। आप तकरीबन जैसे छोटे बच्चे हैं 7 साल 8 साल के, तो वो 5 दाने जामुन के एक टाइम रोज़ाना खाया करें, उनके गर्मी दाने आस्ते आस्ते ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, ज़बरदस्त। और दूसरे जो बड़े हैं वो 10 दाने सुबह 10 दाने शाम खाया करें, उससे भी गर्मी दाने भी ख़त्म होंगे, खून भी साफ़ होगा। और अगर आपका सीरम इंसुलिन बढ़ रहा हो, जैसे ख़वातीन की आपने देखा होगा या बाज़ लोगों की गर्दन काली हो रही होती है, ये उसको साफ़ करती है, लेकिन ये 2 दिन में नहीं करेगी, 1 महीना खाना होगा। ये गर्दन काली होने का क्या ताल्लुक होता है? इसमें सीरम इंसुलिन जो है वो बढ़ रहा होता है, इंसुलिन लेवल बढ़ रहा है। जी, इसकी वजह से होता है। और इसमें थोड़े से हार्मोनल चेंजिंग्स भी आ जाती है, ख़वातीन में मंथली आयाम में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, तो ये उसको भी ठीक करती है जामुन। आप अगर कुछ अरसा इसे यूज़ करें। और तीसरी चीज़ ये है कि ये वेट को कम करने में मदद देती है, कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करती है, डायबिटीज उसके लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए ये बहुत ज़्यादा बेहतर है ये। और इसमें यह है कि जैसे मैंने कहा ना कि इसमें कैल्शियम भी पाई जाती है, जो कि आपके हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है तो आप जामुन खाते हैं ना, तो जामुन खा लें, इसकी गुठलियाँ फेंकें नहीं, उसको जमा कर लें। और जैसे 100 ग्राम गुठली हो, 100 ग्राम जामुन की गुठली, 100 ग्राम गुड़ मारबूटी, 100 ग्राम चंदन के पत्ते, इन्हें साफ़ करके मिक्स करके ग्राइंडर कर लें, यानी बारीक पाउडर बना लें। 1 खाने वाला चम्मच सुबह, 1 खाने वाला चम्मच शाम को, खाना खाने से पहले पानी के साथ। आप ये कंटिन्यू कुछ दिन यूज़ कीजिएगा। और अगर डॉक्टर की मेडिकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं या इंसुलिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें 1 दिन का भी नागा ना कीजिएगा, उसे कंटिन्यू रखना है। और साथ में ये इस्तेमाल करना, आपकी शुगर भी कंट्रोल होगी, यानी तीनों फॉर्मेट इसके कंट्रोल में आएंगे। जैसे आप फास्टिंग, रैंडम और HbA1c तीनों इंशाल्लाह कंट्रोल में आएगी। इसकी वजह से जो हाथ पांव जल रहे होते हैं, मुंह खुश्क हो रहा होता है, वो भी ठीक होना शुरू होगा और आप थोड़े से एक्टिव हो जाएंगे। ज़बरदस्त है, तो बड़े फ़ायदे। तो आलूचे के भी कुछ फ़ायदे हैं, क्योंकि आलूचा खट्टा इस वक्त बहुत आ रहा है। देखिए इतने खट्टा भी है, मीठे नहीं लेकिन हैं उसमें पका हुआ भी आ रहा है। और दूसरा ये है कि ये इसमें विटामिन सी की, यानी कलर फेयर करने में भी मदद देती है, निज़ाम हाजमा के लिए बेहतर है। बीपी लो रहता हो, जिन लोगों का लो बीपी रहता हो, ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। आम जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करती है। जैसे अगर आपको चक्कर आ रहे हैं या आपको वॉमिटिंग फील हो रही है, तो आप 4 दाने आलूचा, या इसका सूखा हुआ मिलता है जो कि आलू बुखारा कहलाता है, 4 दाने आलू बुखारा और आधी चम्मच सौंफ 1 गिलास पानी में डिप कर दें 1 घंटे के लिए, फिर उसे चम्मच के साथ शेक करें और छान के पी लें। ये निढाल होने नहीं देगा, लो बीपी के लिए बेहतर है। आम तौर पे जो प्रेगनेंसी की हालत में ख़वातीन होती हैं, दिल मतला रहा होता है, नोज़िया हो रही होती है, ये उसको भी दूर करेगी, निढाल होने नहीं देगी, आपका बीपी लो होने नहीं देगी। ज़बरदस्त। चेरी के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं और हम इस पर भी मज़ीद बात करेंगे, लेकिन पहले ब्रेक लेते हैं, उसके बाद। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। बात हो रही है आपा, आज जो है ना वो जामुन, चेरी और आलूचा आ गया है। वेलकम करते हैं रानी आपा को भी शो में। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? बहुत प्यारी लग रही है। सबसे पहले तो ये बताएं, जोड़ा कहाँ से लिया आपने? हमारे करीब ही राबी सेंटर है, वहाँ से। नाइस, तारिक रोड वाला राबी सेंटर। जी बिल्कुल, हाँ, तमाम शॉपिंग में चले जी, हम दोनों शॉपिंग पे साथ चलें। जी अच्छा, वहाँ गर्मी इतनी होती है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, हाँ। घुसना बड़ा मुश्किल है राबी। पहले तो जी घुस जाएगा, अब बच्चों के साथ अगर आप शॉपिंग पे जाना होना तो आपा ये बाज़ारों में शॉपिंग करना मुश्किल हो गया। शॉप वहाँ एयर कंडीशन हो गई है, सिर्फ वहीं पर मसला नहीं है, वहाँ बाजार में घुसना मसला हो गया, बहुत मसला है, क्योंकि बच्चों को नहीं ले जा सकते, दम घुटने लगता है, ऐसा होता है। जी, लाइट्स भी बहुत है ना। डॉल्फिन मॉल है, वहाँ चले जाए, वहाँ पे भी नहीं, सब लेकिन कुछ वो जो वहाँ पे सामान मिलता है ना ये राबी सेंटर में, वो वहाँ डॉल्फिन शॉल्मिन में नहीं मिलता। तो वो जितनी अगर आपको वैसे ड्रेसेस लेने हो तो वो आपको और सुबह के टाइम में आप जाए ना तो रश भी कम होता है और ठंडक भी होती है। बस कोई दिन डिसाइड करें हम और दोनों रात चलेंगे। जितनी ऊपर होती रहती है, उफ, हाँ, रश का आलम उतना ही बढ़ता रहता है, लेकिन बहुत रीजनेबल है, हर नई चीज़ वहाँ मौजूद है। चले हम दोनों किसी दिन ऑफिस के बाद चलते हैं। बिल्कुल, आप ज़रूर आइए। आपको नहीं ले जा रहे नहीं, भाई? सुबह के टाइम पे ना बात सही कह रही है कि रश कम होता है। आप क्या कर रहे थे वहाँ? वहाँ तो वर्दों का कोई काम नहीं है राबी अरे सेंटर नहीं, में। मैंने बैंक से अंदाजा लगाया, मैं बैंक में गया बस था, ऐसे फारिग रहने बैठा दें हुआ था, आप मैंने कहा साहब। ये बोला सुबह के टाइम रश नहीं नहीं, मैं आपकी इस बात को नहीं मान सकती। जैसे आपने तज्जिया किया है ना, इसका मतलब आप नहीं, फिरते देखिए वहाँ शॉपिंग हम भी करते हैं, सिर्फ शर्ट्स लेनी होती हैं, काफ़ी चीज़ें राबी लेनी सेंटर जाते हैं? होती हैं। सब जगह पे जाता मिल हूँ जाता है? मैं, सब जगह जाता हूँ। गुड। तो जहाँ पे अच्छे कलर मिलते हों, अच्छी वैरायटी मिलती हो, मैं और मेरी वाइफ दोनों जाते हैं।
और मेरी शॉपिंग मेरी वाइफ कराती है। आपके तो बाल भी आपकी वाइफ बना के भेजती हैं, आपने कंगा वो बताया। करती हैं, मुझे कंगा करना नहीं आता ना। बताया आपने कि बेगम तैयार करके इनको भेजती है, तभी तो ना खुश रहते हैं। मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ। पापा जी, खूबसूरती का राज क्या जामुन, चेरी और आलूचे के पीछे भी छुपा हुआ है कि नहीं? अब बिल्कुल छुपा हुआ है, बिल्कुल छुपा हुआ है। देखिए, जो भी चीज़ कुदरत ने, अल्लाह पाक ने पैदा की है हमारे लिए, हर चीज़ में फ़ायदा है। और सबसे बड़ी बात है, जो कादिर मुतलक है, जो हमारे जिस्म जान का मालिक है, इस कायनात का मालिक है, उसे मालूम है कि कौन से बदलते मौसम में कौन सी सब्ज़ी, कौन सा फ्रूट हमारे लिए फ़ायदेमंद सही हो बात है। सकता है। उसी हिसाब से परवरदिगार ने तमाम नेमतें पैदा की हैं। गर्मियों के आते ही आम आ जाते हैं, और आम है, तरबूज है, खरबूजा है, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसमें पानी कसरत के साथ मौजूद है, जो हमारी बॉडी की अहम ज़रूरत है। और इसके साथ ही चूँकि पसीना हमारा बहुत ज़्यादा खारिज होता है, वीकनेस बढ़ने लगती है, तो कादिर मुतलक ने वो तमाम चीज़ें पैदा की हैं जो तमाम बैलेंस डाइट को कर सके। आम कुदरत का एक ऐसा बेशबहा ख़जाना है जो हर आदमी के लिए बिल्कुल बहुत ही मशहूर मुहावरा है कि आम मीठे होने चाहिए और खूब होने चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला ने हर खुशी के पीछे गम भी पहना रखा है कि जो सेहतमंद लोग हैं वो तो कसरत के साथ आम खा सकते हैं, लेकिन कसरत के साथ आम में भी दो से तीन आम तक आप खाइए। इससे ज़्यादा एक वक्त में आम ना खाएं, क्योंकि इत्तेदाल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसे लोग हैं जो पेशेंट हैं और वो भी आम खाना चाहते हैं, और ख़ास तौर से इसमें सर फहरिस्त मर्ज़ आता है शुगर का। शुगर के मरीज़ का भी दिल है और वो खाना चाहता है, तो उसके लिए ये है कि बहुत अपने दिल को मारता है तो एक छोटा आम खा ले, और आम के साथ उसका तोड़ यानी जामुन भी खा ले। और उसके साथ ये कि आम, आपको पता है कि जो तमाम चीज़ें हैं, खरबूजा, तरबूज, आम, खुबानी और आलू बुखारा और चेरी, और ये तमाम चीज़ें इस मौसम की फालसा, इस मौसम की अब फालसा आम तो हमने कर लिया, फालसा भी चला गया, अब तो फालसा ख़त्म हो गया आपका। जी। अब तो जी जामुन शुरू हो गया। जामुन में जरा वो नमक डाल के और चाट मसाला डाल के खाने का मज़ा जो है ना, अच्छा सब लोग कहते हैं यार ऐसे ही खाया करो, ये डाल के ना नमक और ये चीज़ें, इनका टेस्ट, या नमक खाने को भी ऐसे मना करते हैं, लेकिन वो थोड़े चस्के हैं ना ज़बान को। नहीं, आप उसके अपने टेस्ट को अगर आप बेहतर बनाएंगे तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं। देखिए, जामुन के बारे में अगर हम बात करें कि जामुन अल्लाह पाक ने एक छोटा सा और बहुत ही कम कीमत जो फ्रूट है वो जामुन है। जामुन के जो फ़वाइद हैं वो अगर इंसान को पता चल जाए तो मेरा ख़्याल है हर आदमी कसरत के साथ तमाम फ्रूट्स को छोड़कर जामुन का ही इस्तेमाल शुरू कर दे। जामुन में की सबसे बड़ी जो क्वालिटी आपने देखा है कि वो जामुनी रंग का होता है, और जब हम जामुन खा रहे होते हैं तो हमारी ज़बान भी काली हो जाती है, हाथ भी, हमारे हाथ भी काले हो जाते हैं। ये किस बात का सबूत है? ये सबूत है कैल्शियम का। अच्छा। ये सबूत है आयरन का। आयरन जब हम लेते हैं तो हमारा ज़बान काली हो जाती है, हमारे हाथ काले हो जाते हैं कि आयरन हम ले रहे हैं। आयरन अल्लाह पाक ने खून की कमी पैदा करने के लिए एक ऐसा बेशबहा अनमोल अतिया हमारे लिए जामुन की सूरत में पैदा किया है कि अगर वो लोग जो कम नींद का शिकार हैं, जिसे कम ख्वाबी कहते हैं, वो लोग जो खून की कमी का शिकार हैं, और खून की कमी एक ऐसी कमी है कि अगर किसी इंसान में हो या बच्चे में हो तो वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, उसको नींद ना आने की वजह से हर वक्त डिस्टर्ब रहता है और अपने आप को बहुत ज़्यादा थका हुआ फील करता है। तो जामुन का अगर वो लोग कसरत से इस्तेमाल करें, अगर बड़े लोग, तो उनको ना सिर्फ ये कि नींद की कमी उनकी पूरी हो जाएगी, नींद उनको आने लगेगी, दूसरे जो उनके जिस्म में खून की कमी है जिसकी वजह से हर वक्त उनका जिस्म थका हुआ लगता है और वो चिड़चिड़ेपन का शिकार रहते हैं। यानी एक तरफ तो उनके मूड को बेहतर कर देगा, दूसरे उनके चिड़चिड़ेपन को दूर कर देगा, थकन दूर हो जाएगी। और वो बच्चे जिनमें आयरन की कमी होती है वो क्लास में सबसे पीछे होते हैं, पढ़ने लिखने में दिल नहीं लगता, उनको जामुन का इस्तेमाल कराएं। सही। अच्छा जी शाह साहब, जो चेरी है, चेरी को भी कहते हैं ना खून बहुत ज़्यादा बनाती है, तो चेरी के क्या फ़वाइद हैं? लेकिन सबसे ज़्यादा उसमें हीमोग्लोबिन जो लोगों का कम हो रहा होता है उसको पूरा करती है, और साथ में चेहरा जो पीला पीला नजर आता है इसे सुर्ख करती है। वो इसीलिए ना कि खून नहीं होता, खून की कमी होती है, फिर। दूसरा स्ट्रेस लेवल होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप याद रखिएगा सबसे ज़्यादा चिड़चिड़ापन और दूसरा जो स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन
बच्चों को संभालना, ये ख़वातीन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं। तो उसमें अगर चेरीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे आप, लेकिन इसको बिस्यारखोरी ना करें आप कि एक ही दिन में आप बहुत ज़्यादा खा लें, ये काम हरगिज़ ना करें। 5 से 10 दाने रोज़ाना खाएं और कम से कम महीना 40 दिन खाएं, फिर आप अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाएं। बाकी वो तो चेहरे से ही ज़ाहिर हो जाएगा, आपका चेहरा सुर्ख होने लग जाएगा, हाथ सुर्ख नज़र आएंगे, आप समझ जाइएगा कि आप बेहतर हो चुके हैं और एक्टिव हो चुके होंगे। अच्छा, आपने कहा और 8 से दूसरा, 10 अगर दाने इसको खाओ। ज़्यादा खाएंगे आप तो पेट भी ख़राब करेगा ये। बच्चे क्या करते हैं, जैसे मेरा बेटा जो ना वो चेरी उसको और स्ट्रॉबेरीज ये वाले फ्रूट बहुत ज़्यादा पसंद है। अब वो जो चेरी जब लेके बैठेगा ना तो अब चाहेगा कि ख़त्म करके ही उठूँ मैं। हाँ। तो कितनी बच्चों को देनी चाहिए शाह साहब, के कितनी देखिए, खा एक बॉल सकते दे हैं देनी बच्चा? चाहिए, एक बॉल उसका दे देना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा ना दें, पेट ख़राब ना करे वो। अगर लूज मोशन शुरू हो गए तो फिर दूसरी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी ना, तो एक लिमिट रखें हर चीज़ की। और जिस तरह मैंने अभी काला अंगूर भी कहा, काला अंगूर आया हुआ वो आप खाएं, जो खून की कमी के लिए बहुत बेहतर है। और जैसे चेरीज़ हुआ या अंगूर हुआ, ये जितनी भी चीज़ें अभी रानी आपा ने भी जो चीज़ें बताई, इनमें पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जो कि बॉडी में आपके पानी की मिकदार कम हो रही हुई है उसको भी पूरा करने में मदद देती है। साथ में आँखों की ड्राइनेस को भी ख़त्म करती है। साथ में आपने देखा होगा अमरूद हैं, अमरूद आप खाते हैं, पेट के लिए भी खाते हैं, हर चीज़ के लिए खा रहे होते हैं, वो पोटाशियम भी हो रही होती है उसमें, पूरी हो रही होती है, प्रोटीन भी मिल रही है, पेट का निज़ाम जैसे कब्ज़ की शिकायत है वो भी दूर कर रही होती है, आज़मा भी बेहतर कर रही होती है। इसके पत्ते आप नज़रअंदाज कर देते हैं। जो अमरूद के पत्ते आप किसी भी दुकानदार से या जब फ्रूट वाला उससे लेंगे, मुफ्त है, उनको कहें 5-7 पत्ते दे दें इसके, और उसे 1 पाव तिल के तेल में या 1 पाव नारियल के तेल में डाल के 1 घंटा धूप में रख लें। वो लोग रखें जिनके सर पे खुश्की बहुत रहती हो, ड्राई होती है, ईचिंग खारिश महसूस होती है और बाल गिर रहे हों, तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। आप ये तेल लगाइए, बाल गिरना भी बंद होंगे, खुश्की सिकरी भी ख़त्म होगी। सही। अच्छा, आलूचा भी ना, अभी शाह साहब से तो मैंने आलूचे के बारे में पूछा, लेकिन आलूचे के क्या जो है आप समझती हैं फ़वाइद हैं? और आलू बुखारे की फॉर्म में खाना ज़्यादा बेहतर है या ताज़ा जैसे भी अब आ रहा है मार्केट में वो खाना ज़्यादा बेहतर है? हर चीज़ जो कुदरत की तरफ से है, अगर ताज़ा और फ्रेश हाल में हम खाएंगे तो हमारे लिए बहुत ही बेहतरी का सबब बन जाता है। और देखिए, आलू बुखारा सूखने के बाद बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है, तो वो हम खानों में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इसकी शरबत वगैरह बनाकर हम रख सकते हैं सूखने के बाद। लेकिन फ्रेश जो आलूचा है, आलू बुखारा, वो हमारे लिए ना सिर्फ कि खून की कमी ख़त्म करने के लिए बहुत ही बेहतरीन ज़रिया है, उसके साथ साथ शुगर पेशेंट भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो कुदरत ने ऐसे फ्रूट पैदा किए हैं उसमें शुगर लेवल बहुत कम है। और जब वो शुगर पेशेंट भी इसको इस्तेमाल कर सकता है, और ना सिर्फ एक शुगर पेशेंट बल्कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनमें फ्रूट की ज़रूरत होती है, लेकिन उसके मीठे की वजह से वो लोग बिल्कुल उससे दूर रहने को। एक कॉलर भी यहाँ पर, उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँच पा रही। अस्सलाम वालेकुम। लाइन में शायद कुछ प्रॉब्लम है, आप दोबारा कॉल कीजिए, फिर आपसे बात करते हैं। देखिए, जैसे आलू बुखारा का कहा है ना, फुल फ्रॉम विटामिन सी है, ये कलर फेयर करने में बहुत मदद देती है। जिन लोगों को भी कलर ढल रहता हो तो वो 2-3 आलू बुखारा रोज़ाना खाया करें, जैसे आलूचा ताज़ा वाला 2-3 दाने रोज़ाना खाया करें। इतना आ रहा है ना, नहीं, खाया खट्टा नहीं, इसका थोड़ा सा पका हुआ नरम सा हो, वो पका हुआ होता है, मीठा होता है, वो आप वो इस्तेमाल करें। और आम तौर पे जैसे आलू बुखारा, ये आलूचा हुआ, आड़ू हुआ, ये चीज़ें, जामुन हुआ, ये डायबिटिक पेशेंट भी बकसरत इस्तेमाल कर सकता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें इंसुलिन इनका बढ़े ही। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इन्फ्लेमेशन, आपने सुना होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ बॉडी, वो इंसान के कहीं भी हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा उन लोगों को इन्फ्लेमेशन की शिकायत होती है, यानी आपको पता है गाउट का एक मर्ज़ है, जोड़ों का एक मर्ज़ है। ये दर्द ऐसे हैं, ये जोड़ों का दर्द है, इसमें ये इतने तकलीफ़देह मर्ज़ हैं, वो इस वजह से होते हैं कि जोड़ों पर सूजन आ जाती है, और जो गाउट, जो छोटी वाली गठिया है, उसमें छोटे छोटे जोड़ों पर सूजन आ जाती है। इस इन्फ्लेमेशन को भी आलू बुखारा और चेरी हमारा जामुन कसरत के साथ ख़त्म करता है। वो लोग जो इन्फ्लेमेशन का शिकार हैं, अगर वो इन तीनों फ्रूट का कसरत के साथ इस्तेमाल करें तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, उनकी इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए बहुत हैवी मेडिसिन लेनी होती है कि एक मेडिसिन का यहाँ तो फ़ायदा होता है, लेकिन वो दूसरे आपके जो ऑर्गन हैं उनको नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। कॉलर आ गए, उनको फिर दोबारा शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं नहीं सुन पा रही हूँ, शायद लाइन में कोई प्रॉब्लम है, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। और जो है, अगर आपका कोई सवाल है तो अगर पीसीआर वाले सुन रहे हैं तो सवाल पहुँचा दें आप उनको।
क्या दर्द सवाल है? घुटनों में दर्द के लिए पूछना चाह रहे हैं जो कॉलर हैं हमसे। यहाँ तक लाइन में शायद कोई प्रॉब्लम, आवाज़ नहीं आ रही, तो घुटनों के दर्द के लिए क्या कर सकते हैं आप दोनों ही बता दीजिए। जी, घुटनों के दर्द के लिए सबसे पहले तो मैं आम इसी मसले के लिए आज जो बात कर रही हूँ कि आप लोग चेरी और जामुन का कसरत के साथ इस्तेमाल करें, क्योंकि घुटनों का दर्द इसी सूरत में होता है जब इसका कार्टेज ख़त्म होने लगता है और जोड़ों पर सूजन आने लगती है। ये आपको और एक टुकड़ा एलोवेरा का अगर ऐसे तमाम लोग इस्तेमाल करना शुरू कर दें कि 1 इंच का टुकड़ा एलोवेरा कर लें, मुंह में रखें, ऊपर से पानी ले लें, तो ये कुदरती तौर पर आपका कार्टेज बनाना शुरू कर देगा। और जो स्वेलिंग है, स्वेलिंग की वजह से जब भी आपस में टकराते हैं तो एक चीज़ उठती है, एक दर्द उठता है, तो उसके लिए कसरत के साथ जामुन का और चेरी का इस्तेमाल करें। ये इन्फ्लेमेशन को आपको ख़त्म कर देगी और अपने उन जॉइंट्स पर जो आपके जोड़ों में दर्द है उसमें मैं आपको एक तेल बताती हूँ कि या तो आप अगर जामुन खा रहे हैं और आप चेरीज़ खा रहे हैं, इसकी गुठलियों को आप जमा कर लीजिए, बिल्कुल ना फेंकिए। और सरसों के तेल में या तिल के तेल में, ये 2 तेल ऐसे हैं जो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसमें आप इन गुठलियों को जला लीजिए। इस हद तक जलाएं कि ये गुठलियाँ आपके तेल में जलकर कोयला बन जाए। अच्छा। जब वो कोयला बन गई तो आप चूल्हा बंद कर दीजिए और रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जब वो ठंडा हो जाए तो इस तेल को छान लीजिए, इसका पूरा एक्सट्रैक्ट इस तेल में आ गया है। वो तमाम आपको, आपके घुटने में दर्द है तो आप नीम गरम करके अपने घुटनों पर ऊपर नीचे अच्छी तरह मलने के बाद ग्रिप बैंडेज, जिसको गरम पट्टी भी कहते हैं, वो आप बांध लीजिए। इंशाअल्लाह ताला विदिन 3 डेज़ आपको महसूस होगा कि आपके दर्द में बेपनाह कमी आ रही है और आहिस्ता आहिस्ता मुस्तकिल इसके इस्तेमाल से, चाहे घुटनों में हो, चाहे इन जॉइंट्स में हो, चाहे इन जॉइंट्स में हो, कहीं भी हो, और या गाउट में हो, इन छोटी वालों में, तो ये गरम तेल अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये दोनों फ्रूट कसरत से खाइए। सही। शाह साहब, घुटनों में दर्द के लिए आपके पास भी कोई रेमेडी है तो बता दें। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप फ्रूट का इस्तेमाल रानिया आपा ने बता दिया है, तो सब्जियों में आप भिंडी, तुरई और अरवी इसका इस्तेमाल आप ज़्यादा कीजिए, जो कि आपके जोड़ों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है ये, क्योंकि ये लेसदार होते हैं, जो कार्टिलेज ख़त्म हो गया, गूदा ख़त्म हो गया, उसे बनाने में मदद देती है। ये खाने में इस्तेमाल करें। और दूसरा ये है कि 4 जड़ी बूटियाँ बता रहा हूँ उनके लिए जिनको आर्थराइटिस, जिस तरीके से अभी रानी आपा ने बताया कि गाउट हो जाता है या जोड़ों का दर्द होता है, उसमें स्वेलिंग होती है, उसको दर्द घटिया कहा जाता है, इसे आर्थराइटिस कहते हैं। और रोमेटाइज आर्थराइटिस, जो कि एक जोड़ में हो जाती है और इसमें जोड़ों में सूजन भी हो जाती है। अगर चलते हैं तो टक टक की आवाज़ आती है और यूँ लगता है जैसे घुटना टूट रहा है, और बैठ जाते हैं तो उठना मुश्किल है, ज़ोर लगा के उठते हैं जैसे हिम्मत ख़त्म हो रही हो। तो उन लोगों के लिए आपने लेना है सिंघाड़ा। ये फुल फ्रॉम कैल्शियम होता है। सिंघाड़ा 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली, इसमें विटामिन डी की मिकदार बहुत पाई जाती है, ये भी 50 ग्राम। अजगन नागौरी, इसमें विटामिन B12, B6 बहुत पाया जाता है, ये भी 50 ग्राम। जड़ इलायची लकड़ी, इसमें विटामिन के की मिकदार पाई जाती है, ये भी 50 ग्राम। और सूरजजान शीरी 20 ग्राम। ये टोटल 5 चीज़ें, इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध के साथ, और ये कंटिन्यू 2-3 महीने यूज़ करना है। 5 दिन में दर्द में काफ़ी आराम आ जाएगा। इसको रोकिएगा नहीं, जब मुकम्मल ठीक हो जाए फिर इसे रोकिएगा। चलें जी, इसी बात के साथ वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब, सवाल एक ये भी था, कॉलर की आवाज़ नहीं आ रही लेकिन सवाल हम उनका पहुंचा देते हैं आप तक। आपा वो ये पूछ रहे हैं कि हाई और लो ब्लड प्रेशर जब हो जाता है तो घरेलू कोई रेमेडी क्या कर सकते हैं, वो बता दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए, जिसको ब्लड प्रेशर हाई या लो रहता हो उसके लिए छोटी चंदन एक जड़ी बूटी आती है। छोटी चंदन को पीस लीजिए और बहुत कम क्वांटिटी में, आप यूँ समझ लीजिए जैसे मलका मसूर की दाल होती है ना, इसके 2 दाने के बराबर। अच्छा। हाँ, आप ये जहन में रखिएगा कि मलका मसूर के 2 दाने के, मैंने नाखून के बराबर भी नहीं कहा, मलका मसूर के 2 दाने के बराबर आप दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। 1 बार सुबह नाश्ते के बाद और 1 बार रात को सोने से पहले। और इंशाअल्लाह ताला आपका लो ब्लड प्रेशर है या हाई ब्लड प्रेशर है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। ये कुदरत की एक ऐसी जड़ी बूटी है कि दुनिया की हर ब्लड प्रेशर की मेडिसिन बग़ैर छोटी चंदन के नहीं बनती। सही है। कॉलर और हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या सवाल है आपका? सर, मैं औरंगजेब बात कर रहा हूँ, कराची औरंगी टाउन से। जी औरंगजेब साहब, पूछिए।
सिस्टर ये मेरे जो घर में ना 3 थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, एक वाइफ के साथ, एक मेरे साथ, एक वालदा के साथ। जी। वालदा का इशू ये है सिस्टर, उनकी शुगर एक कंट्रोल नहीं हो रही है। मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मेरे घुटनों से ना कम से कम 4-5 महीने से पंजों तक बहुत तकलीफ रहती है हड्डियों में। सही। और वाइफ के प्रेगनेंसी का मामला आते हैं, उसमें कोई दवाई दे नहीं सकते, तो उनके गर्मी दानों में सिस्टर बहुत आग रहती है, लाल लाल गर्मी दाने माथे गले हाथों पे हो रहे हैं उनके। सही। तो आप और शाह साहब से प्लीज इस बारे में कुछ ऐसे ठीक है। मामला पूछ लें कि जिससे सुकून हो जाए, थोड़ा सा आराम हो जाए। सही। ब्लड प्रेशर का तो अभी आपने बताया कि छोटी चंदन का अगर इस्तेमाल करेंगे मलका मसूर के दाने के बराबर, तो वो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखेगा वालदा के लिए। अच्छा, घुटनों के दर्द के लिए और उनके पंजों में भी बहुत तकलीफ है शाह इसके साहब? लिए मैं इनको बता देती हूँ एक घरेलू इलाज, शाह साहब कोई दवाई बता देंगे। इस बच्चे के जो घुटने से लेकर पंजों तक दर्द है, बेटा आप जो डॉक्टर की मेडिसिन ले रहे हैं मैं उसको कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन आप सुबह दोपहर शाम 1 कप साबूदाना खाइए बग़ैर दूध के। उसको जो उसकी नेचुरल फॉर्म है उसमें पकाएं और बग़ैर दूध डालें। अपना हस्बे जायका जो आपका टेस्ट है मीठे के लिए सिर्फ वो उसमें ऐड करें, बग़ैर दूध डालें। दिन में 3 बार 1 कप साबूदाने का इस्तेमाल कर लीजिए, 1 हफ्ते तक मुसलसल करें और फिर अपनी सिचुएशन आप देखिए और मुझे बताइए। जी शाह साहब। देखें, जो इनका अपना मसला है कि इनको घुटनों से पाँव के पंजों तक दर्द आ रहा है, ठीक है। ये आमतौर पे चिकनगुनिया के भी मरीजों के साथ भी यही होता अच्छा। है और पाँव सूज भी जाते हैं, दर्द बहुत तकलीफ़ देता है। आपने लेना है चॉप चीनी 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम मिला के पाउडर बनाएं। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से लें, 1 महीना यूज़ करें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दूसरा, इनकी वालदा का है जो शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है। जो स्टार्ट में मैंने नुस्खा बताया कि जिनकी भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही हो, आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें, लेकिन अपने डॉक्टर की जो मेडिकेशन है उसे जारी रखनी है और उस अपने डॉक्टर के मशवरे से उसमें रद्द बदल कीजिएगा। आपने लेना है चंदन के पत्ते 50 ग्राम, जामुन की गुठली 50 ग्राम, गुड़ मार बूटी 50 ग्राम मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम खाने से पहले पानी के साथ लें। ये कंटिन्यू कुछ अर्सा यूज़ कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपका शुगर फास्टिंग, शुगर रैंडम और HbA1c तीनों इंशाल्लाह कंट्रोल में मिलेंगे आपको। सही। एक और सवाल और उनकी जो वाइफ हैं जो इस वक्त रिस्पेक्ट कर रही हैं और उनको गर्मी दाने बहुत निकल रहे हैं, तो वो 4 दाने आलू बुखारा और 1 चाय वाली चम्मच सौंफ 1 गिलास पानी में डालें और सुबह निहार मुँह छान के पिएं। एक तो गर्मी दाने भी ख़त्म होंगे, दूसरा निढाल हो रही है, चिड़चिड़ापन और वॉमिट फील हो रही है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये सब सही होना शुरू हो जाएगा। सही और जी। उनकी वालदा की शुगर चूँकि कंट्रोल नहीं हो रही, उसके लिए क्योंकि वालदा है यकीनन ज़ईफ़ भी होंगी, तो 7 से 8 जामुन ले लीजिए और 1 गिलास पानी में जामुन अच्छी तरह धोकर गुठली समेत ब्लेंड करके अपनी वालदा को देना शुरू करें और रोज़ाना अभी फ़िलहाल 1 गिलास शुरू करें, क्योंकि उनका इंसुलिन लेवल जो है ना वो इसको कंट्रोल कर लेगा। सही। और इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतरी की बहुत सारी रेमेडीज़ आप तक पहुंची और आज के जो फ्रूट्स थे उनके फ़वाइद भी हमने जाने। थैंक यू सो मच रानी आपा फॉर योर टाइम, और आपका भी बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने वक्त दिया। आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अपने अगले सेगमेंट में। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब आज बात होगी कि हमने आपसे वादा किया था, तो वादा पूरा तो ज़रूर करना है कि जब हम सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, फ्रीलांसिंग ऐप्स की बात कर रहे थे, तो हमने कहा था हम एक ज़रूर शो रखेंगे कि लिंक्डइन जो है वो इस वक्त कितना मैटर करता है, क्योंकि नौकरियां ढूंढने के हवाले से और नौजवानों को कारोबार के मौके ढूंढने के हवाले से हमने बात की, नौकरियां ढूंढने के हवाले से बात की, तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल इस वक्त हम देख रहे हैं कि वो लिंक्डइन का नज़र आ रहा है, जो मेरे ख्याल में एक ज़माने में अंग्रेज़ी अखबारों का हुआ करता था ना कि अगर नौकरी ढूंढनी है तो जी लेके बैठो क्लासिफाइड पेज और उसमें नौकरी ढूंढो और कैटेगरी वाइज आपको नौकरी मिल जाया करती थी और लोग अप्लाई करते थे। लेकिन अब वक्त बदल गया, ज़माना तब्दील हो गया, सब कुछ मोबाइल फ़ोन्स और आपकी लैपटॉप स्क्रीन्स और इंटरनेट तक जो है वो बढ़ चुका है और वहाँ पर मौजूद है। तो लिंक्डइन का अकाउंट, एक तो सबसे बड़ी बात ये कैसे बनता है, और दूसरी बात ये अकाउंट बनाना तो अब खैर सभी को आ जाता है, वेरिफिकेशन भी करा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, प्रोफाइल भी बना लेते हैं, लेकिन एक इम्प्रेसिव प्रोफाइल कैसे क्रिएट की जा सकती है कि अगर आप किसी जॉब को ढूंढ रहे हैं तो आपका एम्प्लॉयर आपकी प्रोफाइल में कौन सी चीज़ें देखता है, कौन सी चीज़ें मैटर करती हैं, किस तरह से अपनी प्रोफाइल को और अपनी प्रेजेंस को लिंक्डइन पर स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है।
इन तमाम चीज़ों के बारे में हम जानेंगे और जाहिर सी बात है मैं तो नहीं, आपको एक्सपर्ट्स बताएंगे। तो मेरे साथ इस वक्त ज़ैनब अंसारी मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। ज़ैनब आप सब जानते हैं कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं और जो है वो मुख्तलिफ सेक्टर से वाबस्ता हैं, ट्रेनिंग सेशंस देती हैं। वेलकम टू द शो ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं वालेकुम आप? सलाम, बिल्कुल ठीक, लवली बरसात की पूरी तैयारी है आपकी? हाँ बिल्कुल। तैयार हो गया, हम दोनों कोशिश। चलेंगे पकौड़े समोसे खाने। यहीं से बारिश का मौसम आ गया ना तो यार लुकिंग फॉरवर्ड मच बेटर देन द हीट। यस Yes. आज मैंने बहुत बारिश एंजॉय की, बहरीन में बहुत तेज़ बारिश हुई, मज़ा आ गया। दैट्स वंडरफुल। नहीं, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बात ये है कि कराची में थोड़ा सा ये होता है कि वो बंदा कम Stress कम में हो आ जाए जाता है। यार पता नहीं ज़्यादा हो गई तो भी जहमत ना बन अच्छा, जाए। जो ऑफिस वाले होते हैं ना कहते हैं यार हमारे ऑफिस आवर्स के बाद हो या पहले हो जाए या बाद हो जाए। वेलकम टू द शो। फरियाल एस एच ख्वाजा भी मेरे साथ मौजूद हैं। आप भी जो है वो कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं, एचआर से भी रिलेटेड जो है कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती हैं और लिंक्डइन एक्सपर्ट भी हैं मैं तो कहूँगी, क्योंकि आपको जब आप बात करते हैं आपको पता लग रहा होता है ना कि हाँ यार जो लोग जाहिर सी बात है हायर कर रहे हैं, देख रहे हैं लोगों को, उनकी प्रोफाइल्स को, तो वो बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई हमें क्या चीज़ और हम किस तरह से स्क्रूड करते हैं। तो फरियाल मुझे लगता है इज़ द राइट पर्सन फॉर दिस। वेलकम टू द शो। थैंक यू। फिलहाल कैसे बनाए लिंक्डइन प्रोफाइल ना, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं क्योंकि अमूमन हमने देखा है सब कुछ डाल रहे हैं, ख़ास तौर पर स्किल्स की जब बारी आती है ना टाग 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 सब चीज़ों में सिलेक्ट कर लिया, आता कुछ नहीं और शायद एक दो चीज़ें आती हूँ। तो कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है, कितना बैलेंस रखना है अपनी प्रोफाइल को? मैं ऐसे करती हूँ कि मैं आपको शुरुआत से हाँ जी, पूरा बताएं। जो है उसका स्ट्रक्चर और फ्लो बता देती हूँ कि Yes. क्या करना चाहिए। तो हाँ। स्टार्टिंग फ्रॉम आपका जो हेडशॉट है, पहले तो जो आप अपना उसमें हेडशॉट प्रोफाइल पिक्चर हाँ, लगाते हैं हाँ। वो बड़ी प्रोफेशनल होनी चाहिए, ठीक है। उसमें आप वो कुछ ग्लैमरस किस्म की पिक्चर ना लगाएं प्लीज़। ये प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। या शादी में भी खड़े हो, अब आपने फॉर्मल बोल दिया तो शादी में कोट पैंट पहन के जाते हैं ना तो वो फूल के साथ खड़े होते हैं। हाँ, मतलब यू हैव टू बी वेरी यू नो इन अ वे सेवी कि आप क्या हाँ, लगा रहे सही हैं, ठीक है। फिर आपका इसी तरह बैकग्राउंड इमेज जो है वो भी अच्छा होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपके नाम के बाद जो एक सेक्शन आता है जहाँ पे SEO के तहत आपके कीवर्ड्स आने चाहिए, जो अगर आपको सर्च बार में कोई सर्च करेगा तो अगर अच्छा। आप C-सूट हैं या आप अगर लेट्स से बोर्ड डायरेक्टर हैं या लेट्स से आप कोई टेक्निकल इंजीनियर हैं या आप कोई HR लीडर हैं, तो आपका जो भी वो जो आप टैगलाइन अपना उसमें लिख रहे हैं ना इंट्रोडक्शन के अंदर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो भी सर्च करेगा लिंक्डइन पे जाके यार मुझे ये पोजीशन के लोग हायर करने हैं, तो वो उसी में ही आप कैच होंगे, ठीक है। सो दैट वो आपको बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। फिर आप अपने यहाँ जो इंट्रो दे रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच उसको हाईलाइटेड एज वेल, कि आप उसके अंदर स्पेसिफिक चीज़ें लिखें जो आपने वाकई की हैं एक्सपीरियंस। अगर आप ओवरबोर्ड जाएंगे तो आप एक्सप्लॉइट हो जाएंगे। गलत बयानी ना करें, जो किया है सिर्फ वही लिखें प्लीज़। और अगर आप उसको बहुत ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कहीं से डाल देते हैं और बहुत ही सरसरी लिखने की नीयत से सिर्फ डाल देते हैं, तो वो भी इतना इंटरेस्टिंग और अपीलिंग नहीं लगेगा। जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है उसी को उसमें पुशन करें। उसके बाद एक और उसमें पॉइंट आता है जहाँ पे जिस तरह मेरा अगर कंसल्टेंसी HR विजिट्स का है तो उसमें मैं अपना एक लिंक पुश कर सकती हूँ। तो उस पे लोग जाके मेरे सही, नाम सही, की सही। फीड और मेरी डिटेल्स के अंदर जाके देखेंगे। अगर मेरा प्रोफाइल कोई व्यू कर रहा है तो दे हैव दिस अपॉर्चुनिटी कि वो जो है ना उसको भी क्लिक करके व्यू कर सकते हैं। वो आपको लेके जाएगा सीधा उस प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है। तो आप अपना कुछ उधर भी डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है फीचर्ड का एक टैब, ठीक है, जहाँ पे आप फीचर्ड जो आपकी पोस्ट्स हैं वो आप उसमें ज़रूर पुशन करें कि आपकी की एक्टिविटीज़ जो अच्छा, हैं ये भी आ गया है। वो एज एन हाईलाइट वहाँ रन करेंगी। Okay. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सही। ठीक है। अगर आपके पास प्रीमियम अकाउंट है, लेट्स से अगर आप कोई ऑलरेडी सर्विसेज दे रहे हैं, ऑलरेडी आप एक पोजीशन पर हैं, तो वो फिर प्रीमियम अकाउंट में और भी फीचर्स होते हैं। यू कैन ऑल्सो रिक्वेस्ट फॉर सर्विसेज, वो फिर आपको उधर लेके जाएगा और फिर किस तरह की सर्विसेज चाहिए वो सारा वहाँ ड्राइव करेगा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप नीचे फर्दर आ जाते हैं तो फिर वो आपके करियर की पूरी डिटेल्स पूछेगा। उसमें भी आपके पास ऑप्शन है कि आप सही कीवर्ड्स से अपने स्किल्स, जैसे आपने कहा ना टक 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 सब कुछ डाल देते हैं, सब कुछ ना डालें। जो आपने पढ़ा है, जो आप एक चीज़ के एक्सपर्ट हैं और माहिर हैं, वही फ्लाई करेगा। सब चीज़ें फ्लाई नहीं करेंगे, 1 2 3 मैक्सिमम, ठीक है। आप उसके अंदर वो पुश करें जिसमें आपने कोर एक्सपर्टीज़ ली हुई हैं, आप उसको हाईलाइट करें अपनी सारे करियर जर्नी के अंदर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन आपकी जो रिकमेंडेशंस आ रही होती हैं, ठीक है। अब मैं जैसे ज़ैनब से शायद रिक्वेस्ट करूं कि प्लीज़ मुझे रिकमेंड कर दें, देयर इज़ एन ऑप्शन कि वो आपके जिसको भी आप करेंगे सेंड उसके उसमें चला जाएगा। तो उससे भी एम्प्लॉयर्स जो हैं बड़ा देख लेते हैं यार कितने लोगों ने इसको रिकमेंड किया और कितनी रेटिंग्स आ रही हैं इसकी। स्पेशली जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई ट्रेनर है
या कोई थेरेपिस्ट है या कोई इस तरह सही, की सही। सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो उनकी जो कस्टमर फीडबैक है ना, टेस्टिमोनियल्स जो होते हैं, ये वो चीज़ जैसे हम सादा ज़बान में, मतलब लिंक्डइन की ज़बान में नहीं, वैसे ही कहें फेसबुक वगैरह की ज़बान में, तो रिव्यूज़ कह रहे होते हैं कि हाँ, ऐसे किसी कह भी रहे हैं, आप कोई ऑनलाइन शॉप पे भी देखते हैं तो सब पहले रिव्यू देख रहे होते हैं। तो इसी तरह आप भी उधर ब्रांड हो लिंक्डइन पर, तो आपके ब्रांड पे कितने रिव्यूज़ हैं ये मैटर कर रहा है। तो ज़ैनब, हम जब प्रोफाइल बना रहे होते हैं तो अमूमन हमने ना फॉर ग्रांटेड लेवल पर बन गई, अब ख़त्म, चलें देख भी नहीं, उस पर एक्टिव रहना, उस पर चीज़ों को पोस्ट करते रहना कितना ज़रूरी है? लिंक्डइन पे बस ठीक है आपने बना लिया है और अब आप जॉब सर्च करें और देखें तो अप्लाई कर दें, बस इसलिए भी काफ़ी है। एक्चुअली जिस तरह एक सीवी, एक खाली सीवी कभी उसका वो इम्पैक्ट नहीं होगा इन कंपैरिजन टू अ वेरी वेल क्राफ्टेड सीवी। तो आपका लिंक्डइन प्रोफाइल आपका सीवी है और आपका सीवी ही खाली है, इन्फॉर्मेशन आपकी पूरी नहीं है, आपने सिर्फ एजुकेशन डाल दिया है और आपने सिर्फ ये बता दिया मेरा जॉब इधर है। दैट्स नॉट इनफ, पीपल वांट टू सी योर पर्सनैलिटी। सो लिंक्डइन में जो आपके कंटेंट आप बनाएंगे उससे ज़्यादा जाहिर होता है कि एक आप कहाँ जा रहे हैं, आप किससे कनेक्टेड है, आपके नेटवर्क कौन, एंड दीज थिंग्स मैटर। कि कॉर्पोरेट स्पेस में अगर उनको किसी को पता है कि आपके इतने बड़े बड़े कनेक्शंस हैं ऑलरेडी आपके प्रोफाइल में, तो बड़े सीईओज भी आपको ऐड करने को तैयार होते हैं या आप उनको ऐड करेंगे तो वो, एंड दैट इज़ हाउ यू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज। सो लिंक्डइन इज़ अ फुली ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम की तरह नहीं है जहाँ आपको बूस्ट करना पड़ता है तो फिर जाके लोगों के व्यूज़ में आ जाता है। अदरवाइज लिंक्डइन पे आप प्रोफाइल, हम ये एक्चुअली थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे कि इतनी तेज़ी से आप अच्छा कंटेंट डालें तो तेज़ी से खुद ऑर्गेनिकली ग्रो करता है, आपको ज़्यादा वो कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है एडवर्टाइजिंग की। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। अच्छा, लिंक्डइन पे कंटेंट डालने का ना समझ नहीं आ रहा होता है, लाइक जो कंपनी प्रोफाइल्स वगैरह है ना, उसको हमने देखा है कि फिर वो तो चले अपनी एक्टिविटीज़ दिखा रहे हैं, वर्कशॉप्स दिखा रहे हैं, या किसी ने कोई सर्टिफिकेशन ले ली तो वो उसका जो है ना वो पोस्ट कर देता है। अब जैसे बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि हमें लिंक्डइन पे पोस्ट कर, लाइक इंस्टाग्राम इज़ वेरी रैंडम, फेसबुक इज़ वेरी रैंडम, उठाओ डालो, तस्वीरें भी डाल दी, अपनी अचीवमेंट्स भी डाल दी, मतलब सभी कुछ, आप पिकनिक पे जा रहे हैं तो वो। लिंक्डइन पे कब क्या डालना है ये कैसे हम चूज़ करें? देखिए, एक तो आपके जर्नी में ही आपको सपोर्ट करेगा, आपका जो करियर है ना उसमें आपको ये सपोर्ट करेगा। जिस तरह से डिजिटल कंटेंट भी बहुत सारे लोगों को चाहिए होता है, कोई इन्फ्लुएंसर्स हैं वो कंटेंट की सर्च में होते हैं, यार चलो रमशा से मिलेंगे, कंटेंट मिलेगा, विल मेक अ रील एंड वी पोस्ट इट तो कंटेंट मिलेगा। इसी तरह लिंक्डइन पे भी कंटेंट चाहिए होता है। तो अगर आप एक्टिव हैं, आप कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स अटेंड कर रहे हैं, आप एक्टिविटी दिखा रहे हैं, आप जा रहे हैं, या पुशिंग इट हार्ड, तो वो सब आपका कंटेंट है और वो सब से आपको माइलेज मिलेगी। मैं ज़ैनब से मिली हूँ अभी, हमारा जैसे ये है, इसी की एग्जांपल ले लेते हैं, आई एम गोना पोस्ट इट ऑन लिंक्डइन, मैं आपको टैग करूँगी, इनको टैग करूँगी, ठीक है। तो उससे ये होगा कि कोलैबोरेशन से भी रीच मिल जाएगी, इनकी ऑडियंस मेरी ऑडियंस, आपकी ऑडियंस मेरी ऑडियंस, तो वो भी इस तरह भी इंप्रेशंस क्रिएट होते हैं और उसकी फिर रीच जाती है, बढ़ती है। तो कंटेंट उसमें भी ये सिर्फ थोड़ा पढ़ा लिखा और सेंसिबल कंटेंट होना चाहिए जो उस तरह की ऑडियंस को के साथ रेजोनेट करे। बस इतनी सी चीज़ आपने देखनी है कि हाँ, सेल्फीज़ नहीं डाल सकते आप इसमें नेचुरली, बट ये कि आप जो पढ़ा लिखा कंटेंट है, जो मीनिंगफुल कंटेंट है वो आप डालें, वो डेफिनेटली फ्लाई करेगा, वो ऑटोमेटिकली अपनी माइलेज लेगा। सही। हैशटैग्स हैं लिंक्डइन पर, मैटर करते हैं? हैशटैग्स हैं मगर 3 से ज़्यादा नहीं डालने चाहिए। एंड हैशटैग से ज़्यादा जो आप अल्फाज इस्तेमाल करें, जिस तरीके से लिख रहे हैं, अगर आपका कंटेंट ऐसा है जो एक दुखती हुई रग पे आप लाइक चलाते हैं, लाइक यू नो इन्फॉर्मेशन, अभी मैंने रिसेंटली कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली थी और हमने विक्टिम ब्लेमिंग और इस सारे चीज़ों के ऊपर जब मैंने वीडियो लिखी बना के लगाई थी उस पर, आई वॉज सरप्राइज कि कितनी फार एंड वाइड वो रीच उसकी खुद ब खुद ऑर्गेनिकली आ गई थी, लोग शेयर कर रहे थे। क्योंकि लिंक्डइन एक पढ़ा लिखा वर्जन है इंस्टाग्राम का और फेसबुक का, इट्स एक्चुअली अ पढ़ा लिखा स्पेस। तो अगर आपने कोई एक बहुत इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करनी है तो लिंक्डइन बेहतरीन जगह है उसके लिए, और उसके जो उधर बैठे हुए होंगे आपके पोस्ट देखेंगे, आपके इंप्रेशंस बढ़ेंगे, जिससे उन्होंने बोला है। तो पर्सनल ब्रांडिंग इज़ अ वेरी बिग स्पेस इनसाइड लिंक्डइन टू वर्क विद। सही। ये भी समझ नहीं आ रहा था कि जॉब कैसे ढूंढना है उस पर ना। अब प्रोफाइल थोड़ी बहुत बन गई है और कहते हैं कि बिल्कुल ही इमेच्योर प्रोफाइल हो या बिल्कुल जैसे उस पर इतने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस ना हो, या हम फ्रेशीज़ की बात करते हैं, तो वो कैसे जो है ना वो अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि HR पर्सनस हैं या कंपनीज़ हैं जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं उनको। सो इसमें देखिए, जितनी बड़ी आपकी ऑडियंस होती है ना, लिंक्डइन भी आपको इतना स्पेस दे रहा होता है, या जितने ज़्यादा आपके फॉलोअर्स होते हैं ना, उतने ज़्यादा आपका कोटा बढ़ता जाता है टू मेक मोर न्यू कनेक्शंस, अपना नेटवर्क इंक्रीज़ करने का। जब आपके कम फॉलोअर्स होते हैं या कम कनेक्शंस होते हैं तो वो आपको 4-5 के ही अलाउ कर रहा होता है, उसके बाद वो कहते हैं यार इससे ज़्यादा मैं कर ही सकता। तो जैसे इन्होंने बात की कि ऑर्गेनिक ग्रोथ है, ये ओवर द टाइम बिल्ड होता है, प्रोफाइल आपकी ऑडियंस बिल्ड होती है, आपके कनेक्शंस बनते हैं,
उसमें यही होता है कि आप इसी तरह देखते रहें, यू शुड बी कीन एंड लुक फॉर जो कि ऐसे हेड हंटर्स हैं या रिक्रूटर्स हैं जिनको आप टैप इन कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास कुछ इन मेल्स की भी गुंजाइश होती है कि आप कोई 5-6 इन मेल्स लेट से कर सकते हैं ना मंथ। तो आप उन रिक्रूटर्स को, अगर वो आपका कनेक्शन नहीं भी है, तो मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूर हंटिंग फॉर अ जॉब और समथिंग। तो ये भी है। अदरवाइज़ आपका प्रोफाइल इतना अट्रैक्टिव हो, अगर उसको इतनी माइलेज और इतना वो विजिबिलिटी ले रहा है, तो ये खुद ही अट्रैक्ट होते हैं हेड हंटर्स और रिक्रूटर्स, एंड देन दे कैन ऑटोमेटिकली टैप देयर सेल्व्स एज वेल कि यार हमें ये बंदा चाहिए, ये बंदा बड़ा एक्टिव है, लेट्स हंट हिम। बहुत सारे कनेक्शंस बना लेना भी ठीक है। हाँ, डजंट मैटर। हमारी यही होता है ना, वन फैक्टर, कनेक्ट 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 कनेक्ट, फॉलो 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 फॉलो। नहीं, वो क्वालिटी हो, वो क्वांटिटी है नहीं। क्वालिटी होनी चाहिए। जब भी आप ऑनलाइन, चाहे आप इंस्टाग्राम पे डालें, चाहे आप अपने लिंक्डइन पे, क्वालिटी हो, क्वांटिटी। यूट्यूब के एल्गोरिथम के लोग बोलते हैं ना कि आप फ्रीक्वेंटली डालेंगे उसके प्लेटफॉर्म पे तो आपको ज़्यादा फॉलोअर्स मिलेंगे। एक्चुअली अगर आप एक भी वीडियो बनाए महीने के अंदर, बहुत हाई क्वालिटी वीडियो, ज़बरदस्त कंटेंट हो जो लोग देखना चाहे और शेयर करना चाहे, तो वही एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल लिंक्डइन में अप्लाई लेकिन वो बाय द टाइम होता है। अगर यूट्यूब पे अगर हम बात करें, बाय द टाइम जो है ना, वो जाके आपकी वो ऐसा स्टैंडिंग बनती है कि आप अगर ज़्यादा तेज़ है, तो इसमें बस इंस्टेंट यही है। रिजल्ट्स हैं उस पर। इसमें यही है एक्चुअली कि आपका ठीक है, कोई हर्ज नहीं है अगर आप कोई रैंडम भी फॉलो कर रहे हैं लोग, डजेंट मैटर। लेकिन हाँ, अगर आप उसमें कोई मीनिंग अटैच करना चाहते हैं या आपका कोई एम्बिशन है या कोई पर्पज़ है कि आपने कोई सर्टेन क्लास ऑफ लोगों के साथ अपना प्लेटफॉर्म बनाना है, तो वो बनाना बेहतर रहेगा ऑब्वियसली। ये बात है। नीश तो हर चीज़ में मैटर हाँ, कर रही बस है ना, ये वो तो है, यूट्यूब पे भी कर रही है और वो यहाँ पे भी। जाहिर सी बात है, जो आपकी फील्ड के लोग हैं उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्ट किया जाए या रेलिवेंट लोगों को ज़्यादा ऐड किया जाए तो बेहतर है। ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। मज़ीद बात करेंगे इस पर आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो बात हो रही है कि नौकरियां, अब प्रोफाइल बन गई, अब नौकरियां ढूंढने का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब कैसे ढूंढें नौकरी? क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि वो क्लासिफाइड पेज पर तो आप चले जाते थे कि मैं जो है इंजीनियरिंग में ढूंढ रहा हूँ, या मैं प्लम्बर हूँ, इलेक्ट्रिशियन हूँ, ड्राइवर हूँ, तो हम उस कैटेगरी में ढूंढना शुरू कर देते थे। तो अब कैसे नौकरियां ढूंढेंगे लिंक्डइन पर? और क्या सर्टेन किस्म की नौकरी या तबका जो है वो लिंक्डइन पर नौकरियां दे रहा है, या हर तरह की जॉब अवेलेबल है? मेरे ख्याल है हर तरह की अवेलेबल है, और इंटरनेशनल मार्केट भी आपके लिए ओपन है। ऐसा नहीं है, उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हर तरह की आ रही होती हैं। अगर आप कहीं और बाहर मुल्क के लिए भी ट्राई करें तो वो भी ऑप्शंस आ जाती हैं। यू कैन ऑलवेज सर्च टाइम, आप अपना फ़िल्टर्स लगा सकते हैं उसके ऊपर कि आप किस रीजन में ढूंढ रहे हैं और किस तरह की ढूंढ रहे हैं। कोई सर्टिफिकेट, कोई सर्टन कैटेगरी है, कोई ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वाला आपका कोई मामला है, वो सब फ़िल्टर्स लग जाते हैं। दूसरा, आप ओपन फॉर वर्क का बैज लगा सकते हैं। इसी तरह जिस तरह रिक्रूटर्स हायरिंग का लगाते हैं, इस तरह ओपन फॉर वर्क का लग जाता है। तो दैट कैन ऑल्सो अट्रैक्ट जो हेड हंटर्स होते हैं उनको। ऑल्सो जैसे मैंने बात की कि इन मेल वाली सर्विसेज होती हैं, आप एक प्रॉपर कवर लेटर के साथ अपना CV अटैच करके जो हेड हंटर्स और रिक्रूटर्स हैं उनको भेज सकते हैं। फिर एक तो आप लिंक्डइन के अपने जो एड्स आ रही होती हैं ऑन द जॉब्स, उन पे तो करते ही हैं, पर बहुत सारे ऐसे पेजेस भी बने हुए हैं जो मैं आई डोंट वांट टू टेक स्पेसिफिक नेम्स राइट नाउ, बट ये कि बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने वहाँ पे जॉब अनाउंसमेंट्स होती हैं, जॉब पोस्टिंग्स होती हैं, तो आप हमेशा उनमें ईमेल एड्रेसेस आ रहे होते हैं, आप वहाँ पे जाके टैप इन कर सकते हैं। और मज़े की बात ये कि जो अगर लिंक्डइन वाली जो खुद ऐड जनरेट होते हैं, वहाँ पे रिक्रूटर को आपका मैसेज भी चला जाता है। जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो उसका ब्रॉडकास्टर होता है, जो कि इनिशिएटर होता है, उसको आपका CV पुश हो जाता है ऑटोमेटिकली। सो इट्स अ गुड साइट जिसके अंदर आप अपनी जॉब हंटिंग के लिए जिसको यूटिलाइज कर सकते हैं। वेरी नाइस। बहुत सारे लोग जॉब ढूंढने के साथ साथ ना खुद भी लगा रहे होते हैं, लुकिंग फॉर अ जॉब, अपनी प्रोफाइल पे पोस्ट लगा रहे होते हैं। और वो अभी हम बात भी करते हैं कि वो हेल्प मी का भी पोस्ट लगा होता है कि भाई लोग, मुझे जॉब की ज़रूरत है या क्राइसिस में हूँ, फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब है। तो इस तरह से प्रोजेक्ट करना अपने आप को लिंक्डइन पे ठीक है, मिल जाती है नौकरियाँ। रीच आउट करना बहुत अच्छी बात है। जैसे फरियाद ने बोला था अभी लिटिल अर्लियर दैट उनको भी किसी ने रीच आउट किया तो उन्होंने उनको फिर एक जॉब की पोजीशन दिया। रीच आउट करना बहुत ज़रूरी है, बट आप अपने आप को प्रेजेंट किस तरह करें, तो वो एनीबडी जिसने नेगोशिएशन की हो अपने सैलरी या जॉब की, उनको भी पता होगा कि हाउ यू पोजीशन योरसेल्फ इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप हेल्प मी, आई नीड अ जॉब से शुरू करेंगे रादर दैन कि ये देखिए मेरी CV एंड दिस इज़ व्हाट। मेरे साथ अभी कुछ दिन पहले लिंक्डइन पे हुआ था, काफ़ी इस तरह के हेल्प मी स्टाइल पोस्ट आते हैं। ऑब्वियसली आई एम नॉट अ रिक्रूटर, आई वाज नॉट लुकिंग, मगर एक आदमी ने बहुत रैंडमली मैसेज किया, बहुत वेरी वेल एलोक्वेंट उसने लेटर लिखा कि ये मेरी एक्सपीरियंस है, ये मैं करता रहा हूँ और मुझे लगता है कि मेरे काम और मेरी एक्सपीरियंस है आपके वैल्यू एडिशन होगी। सोचते फ्लिप की पूरी, आई रियली लाइक दैट मैसेज। हालांकि अगेन नॉट अ रिक्रूटर, इफ आई वाज आई वुड हैव
brought him in. That is a very high quality message. तो again quality over quantity. आप बहुत सारे लोगों को help नहीं बोल सकते but आपको शायद छोटी सी नौकरी मिल जाए but अगर आप सही पोजीशनिंग करें तो वही चीज़ के अंदर आपको बेहतर सैलरी मिल सकती है. You agree? Totally. असल में गुड पैकेजिंग का दौर है. How you manage and How product. you manage, हाँ. अब वही वाली बात है ना कि अब पहले जी फ्रूट्स भी जा रहे होते थे तो वो फ्रूट हम शॉपर में ले जाते थे ना. अब वो दौर है कि अगर आपने फ्रूट्स भी लेके जाना है या वो एंगेजमेंट सेरेमनीज़ के पीछे रिंग ऐसे ही चली जाया करती. अब तो जी सब कुछ बन रहा है, उसके साथ रेजन आर्ट हो रहा है और उसकी प्रॉपर पैकेजिंग हो रही है, बास्केट्स बन रही हैं. तो पैकेजिंग का ज़माना है कि आप कितना अच्छा अपने आप को पैकेज करके और पेश कर रहे हैं फरियाल. तो ये तो चीज़ हमें माननी पड़ेगी. अच्छा, जब हम जॉब हंट कर रहे हैं या देख रहे हैं, ख़ास तौर पे लिंक्डइन बाहर की नौकरियां लोग बहुत देखते हैं और उसमें भी वही हमारी प्रैक्टिस है, टक 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 अप्लाई 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 ख़त्म. तो ऐसी सीवीज़ क्या वाकई काम आती हैं? वो देखते भी होंगे क्योंकि दुनिया भर से जो है ना उनको लोग, जैसे अगर हम यूएस की मार्केट देखें, यूके, कनाडा, यहाँ लोग जो है ना बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रहे होते हैं. तो वहाँ पे किस तरह से जो है वो रीच बढ़ा सकते हैं, किस तरह अप्लाई करें? लेकिन पता है होता क्या है, हर जगह की ना अपनी डायनामिक्स है. यहाँ से बैठ के आप देख तो सकते हैं और हाइब्रिड जॉब्स के लिए, रिमोट जॉब्स के लिए कर सकते हैं, लेकिन देखिए कुछ उनकी भी रिक्वायरमेंट्स हैं. फॉर एग्जांपल अगर दुबई हमारा सबसे आसान स्टेशन आ जाता है नेक्स्ट पाकिस्तान से बाहर, तो लोग बहुत ज़्यादा वहाँ हमारे पाकिस्तानी जाते भी हैं जॉब्स के लिए. अब उनकी समटाइम्स ये रिक्वायरमेंट होती है कि समबडी हु इज़ ऑलरेडी हैविंग अ वीज़ा. जी ठीक है, क्योंकि वीज़ा रिलेटेड बहुत आपको पता है पाकिस्तानियों के इशूज़ आजकल फिर चल रहे हैं. सो उसमें इसी तरह के डायनामिक्स रहते हैं बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी कि क्या इस वक्त आप वहाँ बेस्ड हैं नहीं हैं, क्या आपका एड्रेस वहाँ का आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या आपने उस मार्केट में पहले कभी एंट्री किया है. ठीक है, सो इस तरह की और भी चीज़ें हो सकती हैं जो कि रिक्रूटर टू रिक्रूटर जो है ना वो मेरे ख्याल है बेस कर रही होती हैं और फिर उन्हीं से आगे फिर आपका फिर लक है कि आप कैसे चलते हैं. तो आपको उस एरिया के लिए प्रॉपर लर्निंग पहले करनी चाहिए. वो लोगों को होना तासुर है कि भाई सीवी भेज दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, भेजने से क्या जा रहा है, अप्लाई तो कर दिया या फॉरवर्ड तो कर दिया. डायरेक्ट अप्लाई का जो ऑप्शन आ रहा होता है वो तो आसान होता है ना, ठग करके आपने कर दिया, ख़त्म हो फॉर गया. एग्जाम्पल जो भेज सॉफ्टवेयर दो यार, वो इंजीनियर्स तो हैं लोग ये कह रहे होते हैं. हाँ, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जो कि रिमोट जॉब्स बहुत ज़्यादा एक्टिवली करते हैं. मतलब आई हैव पीपल इन माय फैमिली आल्सो जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और वो जर्मनी बेस्ड जॉब्स हैं या बाहर की और भी किसी कंट्री की जॉब्स हैं. तो उन्होंने यहाँ पर अपने आउटसोर्स किए हुए हैं और वो यहाँ से उठाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स. सो ऐसे बच्चे जो है ना वो उन साइट्स पे जाके जब अप्लाई करते हैं तो उनकी अगर वो स्किल सेट अच्छा है और देयर मैचिंग दी रिक्वायरमेंट तो वो फ़ौरन उनको मिल जाती है जॉब्स. तो ये ऑल डिपेंड्स ऑन द डायनामिक्स आल्सो. एक कॉलर है, उनको भी शामिल करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कौन सा आप बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैं अनस रहमान बात कर रहा हूँ कराची से. जी सवाल कीजिएगा अनस रहमान. अच्छा, जो एक्सपर्ट वहाँ बैठे हैं लिंक्डइन के, मुझे उनसे ये सवाल करना है कि अक्सर हम जब कैंपेन रन कर रहे होते हैं लिंक्डइन पर तो हमें मतलब मैक्सिमम जो है इन्वेस्टमेंट पे बहुत छोटी जो है ना वो बहुत लिटिल जो है वो आरओआई मिलती है. तो ऐसा कोई तरीका आवाज़ बढ़ाइएगा, आवाज़ खोलें, आवाज़ 1 सेकंड रुकिएगा अनस, आवाज़ दें इनको फरियाल को और ज़ैनब को. होल्ड कीजिएगा. जी कहिए. जी आवाज़ आ रही है? अब सुन पा रहे हैं आप? कहाँ से मैं आवाज़? पूछ रहा हूँ कि हमें लिंक्डइन पे जब हम कैंपेन रन करते हैं तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट पे बहुत मिनिमम हमें आरओआई मिलती है. तो ऐसा तरीकेकार बताएं कि हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट पे थोड़ी अच्छी आरओआई लेकर आ सकें. जैसे फेसबुक पे हम कैंपेन जनरेट करके ले आते हैं या गूगल एड्स से ले आते हैं. लिंक्डइन पे हमें बहुत महंगा जो है ना वो एक्सपेंसिव पड़ती हैं वो मार्केटिंग कैंपेन. तो इसका कोई तरीकेकार बताएं कि हम अपनी वो इन्वेस्टमेंट कम कर सकें. जी जी ये इज़ वेरी राइट कि लिंक्डइन सबसे महंगी प्लेटफॉर्म है इन रिगार्ड्स टू एडवर्टाइजिंग कैंपेन. आप एक क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या कहते हैं बूस्टिंग कर सकते हैं. जैसे इंस्टाग्राम को आप इस्तेमाल करें वो तो बूस्ट करें, इट्स अ लॉट चीपर दैन लिंक्डइन. फेसबुक से अगर आप करेंगे दैट्स द चीपेस्ट अभी राइट नाउ. बट अगेन आई विल गो बैक टू क्वालिटी कंटेंट. क्वालिटी कंटेंट ऑन इट्स ओन ऑर्गेनिकली ग्रो करता है. आप लिंक्डइन पे जितने लोग शेयर करेंगे उतना आपका वो वायरल होगा, उतना आपका वो स्प्रेड होगा पोस्ट. तो रादर देन जस्ट फोकसिंग ऑन द बूस्टिंग, फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन. फोकस के कुछ तरह की कंटेंट आपने डाले, ये देखिए कितना रेलेवेंट है आपके ऑडियंस के लिए. जो आपके ऑलरेडी ऑडियंस एग्जिस्टिंग है उसके साथ चलती है नहीं चलती है, बहुत ज़्यादा ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कंटेंट क्रिएशन वाले साइड पे. उसके बाद जब आप बूस्ट करते हैं ना तो अगेन यू विल गेट मोर वैल्यू फॉर योर मनी इन बूस्टिंग. जब आप एक ऐसा आइटम बूस्ट करें जैसे फॉर एग्जांपल एक पोस्ट है, आपको लगता है कि आप शेयर करना चाहते हैं बट द रेस्ट ऑफ द ऑडियंस इज़ नॉट इंटरेस्टेड, तो ऑब्वियसली वो इतना वायरल होगा भी नहीं, लोग शेयर भी नहीं करेंगे, ये सब कुछ होगा. आप जितना भी बूस्ट करेंगे आपके कॉस्ट पर क्लिक
होगा ज़्यादा ऊंचा। ये तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी है। सही। सो स्टार्ट विद कंटेंट एंड गो टू। या सो इसमें एक बात ये भी है कि देखें, अगर आप लिंक्डइन को टैप कर रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट क्या है, आप बेच क्या रहे हैं, क्या आपकी रेलेवेंट मार्केट और ऑडियंस वहाँ है भी सी कि नहीं। सिर्फ जस्ट द सेक ऑफ इट तो नहीं होगा ना, वहाँ सारे कॉर्पोरेट लीडर्स बैठे हुए हैं और अगर आप अपना ROI देख रहे हैं प्रोडक्ट का, तो वो आप ये भी साथ में देखें तो क्या वो प्रोडक्ट उनके साथ रेजोनेट करती भी है कि नहीं, वो उनसे किसी तरह लिंक है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर आप मार्केटिंग के और बड़े चैनल्स हैं, बड़े मीडियम्स हैं जो आप उससे उसको मार्केटिंग कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे आप देखें तो वो ये जैसे बात की, इंस्टाग्राम पे जो बिजनेस रिलेटेड अदर एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा उधर फ्लाई करेंगी, वो कभी भी लिंक्डइन पे नहीं करेंगी, फेसबुक पे कर जाएंगी। और मार्केटिंग के और डिजिटल कंटेंट के अलावा आप जो है ना कन्वेंशनल मार्केटिंग पे भी जा सकते हैं, अदरवाइज एज वेल। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कितना ज़रूरी है, आप इसको कंक्लूड कर दें ज़ैनब। ये लिंक्डइन एज अ होल उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। इसके आपके जैसे आपने बोला ये ज़माना है पैकेजिंग का, पर्सनल ब्रांडिंग इज़ एवरीथिंग। ओके, जॉब के अंदर आप जब तक रहते हैं, फिर जब आप निकलते हैं और आपने कहीं और जाके अप्लाई करना है, आपने जो अपना प्रोफाइल क्रिएट किया हुआ, आपका जो नेटवर्क क्रिएट किया हुआ, उससे आप आगे बढ़ सकते हैं ज़िंदगी में तेज़ी से। एंड देयर इज़ नो शॉर्टकट। आप छोटा छोटा स्टेप लेते रहें, काम करते रहें, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहें, सर्टिफिकेशंस करते रहें, उनको लिंक्डइन पर ऐड करते रहें, आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगी और आप जो है वो खुद ही नज़रों में आना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फरियाल एंड ज़ैनब फॉर कमिंग इन द शो। रमशा कमल और टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।